नरेंद्र को ये तो पता था कि उसने कार्तिक की उस वक्त मदद की थी जिस वक्त कार्तिक को सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर नरेंद्र को इस बात पर विश्वास नहीं था कि कार्तिक उसे एजेंट स्लॉट दे देगा। वैसे तो कार्तिक ने नरेंद्र को ब्रदर कहकर बुलाया था और उन दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन भी काफी अच्छी थी, लेकिन बिजनेस के मामले में कार्तिक किस तरह का एटीट्यूड रखता है ये अभी तक ना नरेंद्र को पता था और ना उसके पापा दिग्विजय को। नरेंद्र ने थोड़ा रिग्रीट करते हुए अपने पापा से कहा, पापा अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? उस वक्त मुझे नहीं पता था कि कार्तिक मित्तल फैंटेसी स्टार का चेयरमैन है। मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। दिग्विजय राठौड़ का तो मन कर रहा था कि अपने बेटे को कसकर अभी 2-4 थप्पड़ लगा दे ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके, पर वो ये जानता था कि थप्पड़ मारने से कार्तिक मित्तल वापस तो आएगा नहीं और ना ही वो मौका वापस मिलेगा। दिग्विजय राठौड़ को समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेटा बेवकूफ क्यों है इतना। उसने नरेंद्र को गुस्से में देखते हुए कहा, कार्तिक मित्तल ने अपना बिजनेस कार्ड तुम्हें आरती उतारने के लिए दिया है क्या? उसने बिजनेस कार्ड इसलिए दिया है ताकि तुम उसे कांटेक्ट कर सको। अब जाकर नरेंद्र को अपने पापा की बात समझ में आई और उसने रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, बिजनेस कार्ड पर फोन नंबर है, मैं सच में बेवकूफ हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर दिग्विजय राठौड़ ने मन ही मन कहा, तुम बेवकूफ ही नहीं, तुम गधे हो, ना कोई काम करते हो और ना अपना दिमाग लगाते हो। दूसरी तरफ कार्तिक अभी तक अपने मेंशन वापस आ चुका था। कियारा और मैगी भागती हुई आई और दोनों ने तानिया को कस कर गले लगा लिया। आज तानिया की आंखों में आंसू थे और कियारा भी रोते हुए उसका हाल चाल पूछ रही थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि आज पहली बार मैगी थोड़ा इमोशनल हो गई थी और उसने भी तानिया को गले लगा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी छोटी बहन को गले लगा रही हो। वो ही जानती थी कि तानिया जब यहाँ थी नहीं, उसकी टेंशन, उसकी घबराहट कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। तानिया को गले लगाकर कियारा ने कार्तिक को भी गले लगा लिया और कार्तिक से पूछने लगी कि वो ठीक है या नहीं। कार्तिक समझ रहा था कि तानिया के किडनैप होने की वजह से कहीं ना कहीं कार्तिक के साथ साथ कियारा और मैगी को भी घबराहट हो रही है। इसीलिए कार्तिक ने अपनी आंखों की पलकें झपकाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है तानिया, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ। जल्दी ही कार्तिक ने तानिया को रेस्ट करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया और थोड़ी देर कियारा को भी उसके पास छोड़ दिया ताकि वो आराम कर सके। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने कमरे में आ गया और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मन ही मन कुछ सोचने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में इस वक्त बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए कार्तिक किसी भी हद तक जा सकता है। कार्तिक अभी तक इतना तो समझ चुका था कि उसके ये चाचा ताऊ मिलकर उसे जीने नहीं देंगे और अगर उसे जीना है तो आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर यह लड़ाई अब उसे अपने चाचा की तरह दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर ही लड़नी होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक दुश्मन को कार्तिक ने अपना दोस्त बना लिया था जो सैंड कंट्री थी। इसके लिए भी कार्तिक बहुत कुछ प्लान कर चुका था। कार्तिक को अपने कमरे में जाते हुए देखकर मैगी समझ गई थी कि कार्तिक के दिमाग में क्या चल रहा है। वो भी कार्तिक के पीछे पीछे आई और कार्तिक से बोली, सर मुझे नहीं लगता कि अभी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डायरेक्टली क्लैश करना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने अंदर कितनी ताकत छुपा रखी है जिन्हें वो अपना मोहरा बनाकर हमसे लड़वा रहे हैं। वो लोग ही इस वक्त हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, जैसे विध्वंस राणा। विवान जो अभी तक कार्तिक के पास आ गया था, उसने भी कार्तिक से कहा, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कई मुंह वाले ड्रैगन की तरह है, अगर हमें उन्हें काबू करना है तो ऐसे सिरों को अलग करना होगा जो हमारे अगेंस्ट काम करते हैं। विवान और मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, तो पहले इन सिरों को ही खत्म करो। कार्तिक की बात सुनकर विवान ने सहमत होते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, ऐसा करने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने आप कमजोर हो जाएगा। सब लोगों की बातें सुनकर कार्तिक ने मन ही मन कहा, तो सबसे पहले मैं इस ईस्ट प्रिंस विध्वंस राणा से बदला लूंगा। इसने खुद मुझसे लड़ाई मोल ली है, इतनी आसानी से तो मैं इसे जाने नहीं दूंगा। विध्वंस राणा के पास बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी जिसके दम पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उछल रहे थे। अगर विध्वंस राणा को ठिकाने लगा दिया जाए तो सब कुछ कार्तिक के कंट्रोल में आ जाएगा। विध्वंस राणा से लड़ने के लिए कार्तिक को समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के सारे इलाकों में उसी की चलती थी। पानी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सबसे पहले कार्तिक को पानी में अपने जहाज उतारने जरूरी थे। कार्तिक के पास जमीन पर अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए सबऑर्डिनेट और टर्मिनेटर थे। हवा में लड़ने के लिए बहुत सारे प्राइवेट प्लेन्स और जेट थे, पर पानी में लड़ने के लिए उसे जहाज चाहिए थे। कार्तिक ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। कार्तिक ने जब देखा कि फोन किसी अननोन नंबर से आ रहा है तो कार्तिक ने उसका जवाब नहीं दिया। हालांकि फोन अभी भी लगातार बज ही रहा था। कार्तिक अब थोड़ा सा इरिटेट हो गया था। उसने फोन उठाते ही तुरंत पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से कोई लड़का बोला, क्या मेरी बात कार्तिक मित्तल से हो रही है? कार्तिक को यह आवाज थोड़ी जानी पहचानी लगी, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि ये किसकी आवाज है, इसीलिए उसने थोड़ा नॉर्मल टोन में कहा, हाँ मैं ही कार्तिक मित्तल बोल रहा हूँ, पर तुम कौन हो? कंफर्म होते ही दूसरी तरफ से एक लड़के ने एक्साइटेड होते हुए कहा, क्या सच में मेरी बात कार्तिक मित्तल से हो रही है? मैं नरेंद्र राठौड़ बात कर रहा हूँ। नरेंद्र राठौड़ का नाम सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम हो, क्या हुआ, कोई काम था? नरेंद्र को यह बात अच्छी लगी कि कार्तिक को वो अभी भी याद था और वो मन ही मन खुश हो गया, पर थोड़ा सा नर्वस होते हुए उसने कार्तिक से पूछा, ब्रदर आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हम लोग काफी कंपैटिबल हैं। मैंने अभी क्रूज पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो और आना चाहते हो मुझे अच्छा लगेगा। कार्तिक भले ही नरेंद्र से बात कर रहा था, पर उसके दिमाग में अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लड़ाई लड़ने के ख्याल चल रहे थे। ऐसे में वो किसी भी क्रूज पर पार्टी को कैसे ज्वाइन कर सकता था? कार्तिक ने बिना सोचे ही इस इन्विटेशन को रिजेक्ट करते हुए कहा, सॉरी मेरे पास अभी बहुत काम है करने के लिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए। बाय द वे, कार्तिक ने डायरेक्टली नरेंद्र के इन्विटेशन को मना कर दिया था, जिसे सुनकर नरेंद्र ने आधे अधूरे शब्दों में कहा, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर नरेंद्र थोड़ा सा नर्वस हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कॉन्वर्सेशन को कैसे कंटिन्यू करे। कार्तिक मना करने के बाद फोन रखने ही वाला था कि तभी अचानक से उसके दिमाग में कुछ फ्लैश होने लगा। कार्तिक के दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए उसे बहुत सारे जहाज चाहिए और नरेंद्र राठौड़ की फैमिली का बिजनेस ही शिप बिल्डिंग का है
और वो लोग गोवा के बहुत बड़े शिप बिल्डर किंग हैं। ये बात दिमाग में आते ही कार्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। कार्तिक ने मन ही मन खुद से कहा कि शायद इसी को कहते हैं किस्मत का खुद घर के दरवाजे तक चल कर आना। नरेंद्र अपनी बात को ठीक से नहीं कह पा रहा था और थोड़ा सोच रहा था। ये देखकर कार्तिक समझ गया कि कुछ ना कुछ तो बात है। इसीलिए कार्तिक ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? अगर है तो तुम मुझे बता सकते हो। कार्तिक को इतना तो पता था कि उसकी और नरेंद्र की मुलाकात अनजाने में हुई थी और उन दोनों के बीच में इतनी गहरी दोस्ती भी थी नहीं कि हाल चाल पूछने के लिए दोनों एक दूसरे को फोन करें। और सामने से चलकर नरेंद्र ने कार्तिक को कांटेक्ट किया था। इसका मतलब जरूर नरेंद्र के दिमाग में पहले से कुछ तो चल रहा था। कार्तिक को इतना समझ में आ गया था कि नरेंद्र कोई तो बात कहने वाला है और कार्तिक बिना वजह उसे एंटरटेन नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक डायरेक्ट उससे इस तरह बात करेगा। कुछ मिनट के लिए तो नरेंद्र फोन को अपने कानों से हटाकर देखता रहा, पर उसके बाद उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, वो ब्रदर, मेरा मतलब कार्तिक, मिस्टर कार्तिक मित्तल, बात ऐसी है कि मैं आपकी फैंटेसी स्टार प्रोडक्ट की डीलरशिप लेना चाहता था। जैसे ही कार्तिक ने नरेंद्र की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानता था कि उसका बिजनेस कार्ड देखने के बाद नरेंद्र जरूर इसी बारे में बात करेगा। कार्तिक ने जब समुद्र के बीचों बीच अपना बिजनेस कार्ड नरेंद्र को दिया था तो उस वक्त नरेंद्र ने ध्यान से तो उसे देखा नहीं था, पर घर आने के बाद जब उसने बिजनेस कार्ड को ध्यान से देखा तब उसे कार्तिक की असली पहचान समझ में आ गई और वो कार्तिक के प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाहता था। हिम्मत करके नरेंद्र ने अपनी बात तो कह दी थी, पर उसका दिल ही जानता था कि उसने ये बात कहने के लिए कितने घंटे तक प्रैक्टिस की थी। और अभी भी नरेंद्र ने ये बात बहुत धीरे से कही थी, क्योंकि वो जानता था कार्तिक ने कोई धर्मशाला तो खोल नहीं रखी जो वो नरेंद्र के कहने पर तुरंत उसे डीलरशिप दे देगा। कार्तिक और नरेंद्र दोनों के बीच में कोई दोस्ती भी नहीं थी। सच तो ये था कि नरेंद्र कार्तिक को फोन करना ही नहीं चाहता था, पर उसके पापा उसके सिर पर बंदूक लेकर खड़े थे, जिसकी वजह से नरेंद्र को ये कॉल करनी पड़ी। अपनी बात कहकर नरेंद्र चुप हो गया और दूसरी तरफ से कार्तिक के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। तभी कार्तिक ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मेरे मेंशन पर आ जाओ, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे, फोन पर बात करना ठीक नहीं है। जैसे ही नरेंद्र ने कार्तिक की बात सुनी तो वो सोफे पर बैठे बैठे ही उछलने लगा और जोर जोर से उछलते हुए खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच ब्रदर, यू आर रियली ग्रेट। नरेंद्र ने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उसके बोलते ही लीडरशिप दे देगा उसे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जानबूझकर नरेंद्र को अपने घर बुलाया था ताकि कार्तिक नरेंद्र से अपने असली मकसद के बारे में भी बात कर सके। कार्तिक का असली मकसद एक फैमिली शिप बिल्ड करवाना था। कार्तिक इतनी ज्यादा शिप बिल्डिंग करना चाहता था कि पूरे ओशन में उसकी धाक जम जाए। कार्तिक चाहता तो किसी और बिल्डर से भी इन्हें खरीद सकता था या बनवाने का ऑर्डर दे सकता था, पर वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा था और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह बात पता लग जाती है तो वो लोग कार्तिक के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। नरेंद्र के परिवार का काम शिप बिल्डिंग का काफी पुराने टाइम से था, पर इनका नाम इतना भी ज्यादा नहीं था कि ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आंखों में चुभने लगे या फिर उनकी नजरों में आ जाए। इसी बात का फायदा उठाकर कार्तिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजरों से बचकर और उनकी नाक के नीचे से अपनी ये ताकत बढ़ाना चाहता था, जिससे वो डायरेक्ट अपने दुश्मनों को मात दे सके। कार्तिक ऐसी शिप बनवाना चाहता था जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ रखती हो और कस्टम मेड हो। इस काम को करने के लिए टाइम और क्वालिटी दोनों चाहिए थे और कार्तिक के पास अपने अंकल से लड़ने के लिए इस वक्त टाइम की कमी नहीं थी। क्या कार्तिक के साथ नरेंद्र राठौड़ बिजनेस कर पाएगा? क्या वो कार्तिक की उम्मीद पर खरा उतर पाएगा? क्या होगा? कार्तिक के पास इस वक्त सबसे ज्यादा वक्त की कमी थी। उसके दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उनसे बदला लेने के लिए कार्तिक के पास पूरा वक्त भी नहीं था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कार्तिक ने डिसाइड कर लिया था कि वो राठौड़ परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएगा और इसके लिए उसे लीडरशिप का बहाना भी मिल गया था। आजकल जहाज बनाने का काम काफी फास्ट हो चुका था। बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई थी, जिसकी वजह से फुल वर्किंग पावर के साथ बड़ी बड़ी हजारों टन की जहाज को 6-7 महीने में अच्छे से बनाकर तैयार कर दिया जाता था। कार्तिक ने ओशन पर अपनी ताकत पाने का रास्ता तो ढूंढ लिया था, पर अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी बहन ऑलमोस्ट उन राक्षसों के हाथों में जाते जाते बची थी, जिसे वो राक्षस कभी भी नोच कर फेंक सकता था। ये सोचकर ही कार्तिक की रूह कांप उठी थी। मैगी भी कार्तिक की ये परेशानी समझ रही थी। कुछ सोचकर उसने कार्तिक से कहा, सर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने मोहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी ऐसा ही करें। जैसे ही कार्तिक ने मैगी की बात सुनी तो उसने अपनी भौएं उचकाते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? कार्तिक ये सवाल तो पूछ रहा था, पर बहुत हद तक वो मैगी का मतलब समझ चुका था। मैगी ने धीरे धीरे अपनी बात रखते हुए कहा, मैंने सुना है कि ईस्ट में इस वक्त शांति नहीं है और आसपास के छोटे छोटे राज्यों में काफी लड़ाइयां चल रही है। दोनों राज्यों में काफी गहरी जंग छिड़ी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता है। मैगी को जब ये बात पता चली थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विध्वंस राणा का इस्तेमाल करके कार्तिक को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब से मैगी ने ईस्ट स्टेटस के बारे में सारी जानकारी रखना शुरू कर दिया था और वहां की छोटी से छोटी बातों पर वो गौर कर रही थी ताकि विध्वंस राणा से डील करने का कोई रास्ता निकाल सके। मैगी ने फिर से अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हम लोग उस स्टेट को सपोर्ट कर सकते हैं जो विध्वंस राणा के राज्यों से अलग होना चाहता है। इनफैक्ट हम लोग उन्हें डायरेक्ट हेल्प, पैसा और पावर देंगे ताकि वो लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विध्वंस राणा की मेन टेरिटरी मणिपुर से अलग हो सके। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, इसका मतलब तुम कह रही हो कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ प्रॉक्सी वॉर करें? मैगी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यस सर, हमारी करंट स्ट्रेंथ के सामने हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल करके हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिजी कर देंगे और वो हम पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तब तक हमारी शिप बिल्डिंग का काम भी पूरा हो जाएगा। मैगी का पूरा प्लान सुनकर कार्तिक को भी लगा कि ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है और इस पर काम करके कार्तिक इस बात का पता भी लगा सकेगा कि उसकी ताकत अभी तक कितनी डेवलप हुई है। कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है मैगी, पर अभी भी एक दिक्कत है। तुम जैसा कह रही हो अगर वैसा करके मैं नागालैंड स्टेट को कांटेक्ट करता हूं
और उन्हें पावर और सपोर्ट करने की बात करता हूं तो क्या वो लोग मणिपुर के खिलाफ जाकर हमारे कहने पर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ाएंगे? कार्तिक को इस बात की काफी चिंता हो रही थी क्योंकि उन दोनों स्टेट्स के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं था। कोई भी स्टेट अच्छे से जानता है कि उसकी अपनी पावर क्या है और क्या लिमिट्स हैं। उसे ये भी पता है कि कोई और उसकी मदद कर रहा है तो वो फ्री में उसकी मदद नहीं कर रहा। आज से पहले कभी भी कार्तिक ने नागालैंड स्टेट से कोई खास लगाव नहीं रखा था और ना ही कोई दोस्ती या दुश्मनी। ऐसे में टेंशन इस बात की थी कि नागालैंड उनकी मदद तो एक्सेप्ट कर लेगा पर वो दुश्मन को कैसे उकसाएगा खुद से लड़ने के लिए। कार्तिक को इतना सोचता हुआ देखकर मैगी ने हंसते हुए कहा, सर शायद आप भूल रहे हैं, हमारे हाथ में अभी भी सैंड कंट्री है। मैगी की बात सुनकर कार्तिक ने हैरान होते हुए पूछा, सैंड कंट्री भला वो इसमें हमारी क्या मदद करेगी? मैगी ने कार्तिक को एक्सप्लेन करते हुए कहा, सैंड कंट्री बहुत कुछ कर सकती है सर। सैंड कंट्री का म्यांमार से काफी अच्छा रिश्ता है और म्यांमार ही जानबूझकर नागालैंड और मणिपुर के लोगों में लड़ाई लड़वा रहा है। म्यांमार से बहुत सारे ड्रग्स और इलीगल बिजनेस नागालैंड में होते हैं और नागालैंड से पूरे इंडिया में फैलते हैं। जब तक नागालैंड और मणिपुर साथ में थे तब तक इंडिया में खूब बिजनेस फैल रहा था। अब नागालैंड को अपना ज्यादा हिस्सा चाहिए और उसके लिए वो मणिपुर से अलग होना चाहता है और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना चाहता है। इतना ही नहीं, सैंड कंट्री दुनिया से बचकर काफी टाइम से नागालैंड को मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी से मदद भेज रहा है। जैसे ही कार्तिक ने पूरी बात सुनी तो वो खुशी से पागल हो गया। कार्तिक इस वक्त काफी ज्यादा खुश था, उसने सैंड कंट्री को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया था। वाकई सैंड कंट्री कार्तिक के लिए हर तरह से बेनिफिशियल थी। कार्तिक ने कुछ सोचकर पूछा, प्रिंस अब्दुल कहाँ है? जब से मैं तानिया को बचाकर लेकर आया हूँ मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं है। कार्तिक के सवाल पर मैगी ने उसे बताया, प्रिंस अब्दुल किसी काम से हाइजू गए थे, शायद वहीं अपने होटल में रुक गए होंगे। ये बात सुनकर कार्तिक ने मैगी को ऑर्डर देते हुए कहा, उन्हें लंच पर इनवाइट करो, इस बारे में तभी मैं उनसे बात कर लूंगा। प्रिंस अब्दुल ने काफी हद तक कार्तिक के दिल में अपनी जगह बना ली थी और तानिया की जान बचाने में कार्तिक की मदद करने के बाद तो कार्तिक सैंड कंट्री से काफी खुश हो गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अब्दुल को मैसेज भिजवा दिया गया था कि कार्तिक उनसे मिलना चाहते हैं और जैसे ही ये बात अब्दुल को पता चली तो वो तुरंत कार्तिक के मेंशन के लिए निकल गए। आफ्टर ऑल कितनी मेहनत करने के बाद प्रिंस अब्दुल कार्तिक के कुछ खास लोगों में शुमार होने लगे थे। कार्तिक प्रिंस अब्दुल को जितनी इज्जत दे रहा था उस वजह से कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली में भी प्रिंस अब्दुल की इज्जत काफी बढ़ गई थी। कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल को ना सिर्फ सुपर बैटरी और फैंटेसी सीरीज के प्रोडक्ट में छूट दी थी बल्कि प्रिंस अब्दुल के लिए शर्तों को और भी आसान कर दिया था। ये सारी बातें जानकर तो प्रिंस अब्दुल कार्तिक के पैर पकड़कर ये तक कहने को तैयार थे कि बस मुझे अपने चरणों में रखो प्रभु, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वो सारे काम करने को तैयार हूँ। प्रिंस अब्दुल जैसे ही कार्तिक के पास आए तो उन्होंने तुरंत कार्तिक से पूछा, मिस्टर मित्तल आपने मुझे इस वक्त याद किया, सब कुछ ठीक तो है ना? इस बार कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल को कोई ऑर्डर नहीं दिया बल्कि उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैंने सुना है कि आप लोग सीक्रेट तौर पर नागालैंड को सपोर्ट करते हैं। कार्तिक हमेशा स्ट्रेट बात करता था, इसलिए आज भी उसने बातों को इधर उधर घुमाने के बजाय स्ट्रेट पॉइंट पर आते हुए बात की। अचानक से ये बात सुनकर प्रिंस अब्दुल को कुछ समझ नहीं आया और उसने हैरानी से कहा, क्या बात है मिस्टर मित्तल, क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं और इसीलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से कहा, प्रिंस अब्दुल आप अच्छे से जानते हैं कि विध्वंस राणा ने मेरी बहन की किडनैपिंग करवाई थी और मुझे उससे हर हाल में बदला लेना है। फिलहाल मेरे लिए विध्वंस राणा पर डायरेक्ट अटैक करना सही नहीं होगा, पर मैंने सुना है कि विध्वंस राणा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में से इसका एक स्टेट नागालैंड अलग होना चाहता है और इसी वजह से नागालैंड और मणिपुर में लड़ाई चल रही है। कार्तिक अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही प्रिंस अब्दुल अच्छे से समझ गए कि कार्तिक क्या कहने की कोशिश कर रहा है। प्रिंस अब्दुल रॉयल फैमिली से थे और उन्हें अच्छे से पता था कि विध्वंस राणा की मेन टेरिटरी मणिपुर और नागालैंड में काफी टाइम से लड़ाई चल रही है जिसमें अपनी दोस्ती के लिए सैंड कंट्री नागालैंड की मदद कर रही है। प्रिंस अब्दुल ने धीरे से पर साफ शब्दों में अपनी बात कार्तिक से कही, क्या इसका मतलब ये है कि आप नागालैंड के थ्रू विध्वंस राणा की टेरिटरी पर अटैक करना चाहते हैं और उसे कमजोर करना चाहते हैं? कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आया। प्रिंस अब्दुल थोड़े से भी असमंजस में नहीं लग रहे थे। उन्होंने कुछ सोचते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये काम इम्पॉसिबल है, पर नागालैंड इस वक्त काफी ज्यादा कमजोर है। मुझे नहीं लगता कि नागालैंड आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। अकेला नागालैंड बाकी के सारे ईस्ट स्टेट्स के साथ लड़ाई नहीं कर पा रहा था और उसके अलावा भी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज विध्वंस राणा को सपोर्ट कर रही थी। अगर सैंड कंट्री इतने टाइम से नागालैंड का सपोर्ट नहीं कर रही होती तो शायद अभी तक विध्वंस राणा कब का नागालैंड को हरा चुका होता। अगर कार्तिक को अभी भी नागालैंड के थ्रू ही विध्वंस राणा से लड़ना है तो उसे हर तरह की फैसिलिटी नागालैंड को देनी होगी, खास करके जब बात वेपन्स और पैसे की आए। प्रिंस अब्दुल की बात सुनकर कार्तिक ने पूछा, क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल है ही नहीं? प्रिंस अब्दुल ने बिना कुछ छुपाए डायरेक्ट कार्तिक से कहा, मिस्टर मित्तल मैं माफी चाहता हूँ, आपको इस तरह से सीधे जवाब दे रहा हूँ, और अगर आप नागालैंड के थ्रू प्रॉक्सी वॉर करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा, पावर और टाइम नागालैंड को देना होगा। सैंड कंट्री की रॉयल फैमिली काफी सालों से नागालैंड की मदद कर रही है ताकि वो अपना किंगडम बनाए रख सके। सच तो ये था कि सैंड कंट्री को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि नागालैंड पर अपना वक्त बर्बाद करके कुछ नहीं मिलेगा, भले ही वो कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, पर कोई भी एक अंधे कुएं में अपनी मेहनत का पैसा और पावर नहीं डाल सकता था जिसका कोई अंत ही ना दिख रहा हो। कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से कहा, पैसा और पावर की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, मेरे पास दोनों की ये कमी नहीं है। मैं नागालैंड का सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन नागालैंड को हर हाल में मणिपुर और आसपास के राज्यों में अराजकता फैला कर रखनी होगी। प्रिंस अब्दुल सारी बात समझ गए। उन्होंने कार्तिक से पूछा, ठीक है मिस्टर मित्तल, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही, पर इन सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से कहा, आपको नागालैंड से अपनी रिलेशनशिप की मदद से मेरे और नागालैंड के बीच में ब्रिज बनाना होगा। प्रिंस अब्दुल इन सब में पढ़ना तो नहीं चाहते थे, पर वो कार्तिक की बात को टाल भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा हेल्पलेस होते हुए कहा, ठीक है मिस्टर मित्तल, मैं ये काम कर दूंगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते ही कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल से कहा, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज जल्दी कीजिए, इसमें मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता। कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल को लंच पर बुलाया था, इसलिए दोनों आराम से लंच करने लगे
और ये बात भी उसी दौरान डिस्कस कर रहे थे। जल्दी ही प्रिंस अब्दुल कार्तिक से विदा लेकर वहां से चले गए और एक नया मेहमान कार्तिक के घर आ गया। कौन है ये नया मेहमान, दोस्त है या दुश्मन है, और क्या प्रिंस अब्दुल नागालैंड के साथ कार्तिक का ये प्लान सक्सेसफुल करवा पाएंगे? प्रिंस अब्दुल वहां से विदा लेकर चले गए, तभी एक नया मेहमान कार्तिक के मेंशन में आया। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र राठौड़ था। जैसे ही कार्तिक ने उससे कहा कि वो उससे मिलना चाहता है, तो नरेंद्र राठौड़ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और बिना देर किए कार्तिक के मेंशन की तरफ आ गया। नरेंद्र से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, उसने प्राइवेट जेट लिया ताकि जल्द से जल्द कार्तिक तक पहुंच सके। नरेंद्र अकेला आया था कार्तिक से मिलने के लिए, ऐसा नहीं था कि बाकी लोगों को कार्तिक की वैल्यू नहीं थी। वो लोग कार्तिक और नरेंद्र के कोऑपरेशन पर खुश नहीं थे। असल में आना तो नरेंद्र के पिता दिग्विजय भी चाहते थे, पर उन्हें डर था कि शायद कार्तिक को यह पसंद ना आए। कार्तिक ने सिर्फ नरेंद्र को यहाँ बुलाया है, ऐसे में सबका जाना ठीक नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र आज थोड़ा सा नर्वस ज्यादा था, क्योंकि वो पहली बार किसी बिजनेस की बात करने के लिए जा रहा था, ऊपर से कार्तिक जैसे बड़े आदमी से। जैसे ही नरेंद्र कार्तिक के इस आलीशान आइलैंड पर पहुंचा तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से फैल गई थी। उसने आज से पहले इतना सुंदर आइलैंड नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई डिज्नी आइलैंड हो। और वहीं दूसरी तरफ कार्तिक नरेंद्र के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था, इसीलिए उसने खुद होस्ट बनकर नरेंद्र का वेलकम करते हुए कहा, वेलकम टू माई हाउस नरेंद्र। कार्तिक का आलीशान घर देखने से पहले ही नरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी एक्साइटमेंट को वो कार्तिक के सामने आने ना दे और नॉर्मल दिखे। कार्तिक ने यहाँ आते ही नरेंद्र से कहा, चलो चलकर पहले प्रॉपर बिजनेस के बारे में बात करते हैं, बाद में बाकी बातें होंगी। कार्तिक का ऐसा डायरेक्ट एटीट्यूड देखकर नरेंद्र को भी मन ही मन खुशी हो रही थी, क्योंकि वो भी चाहता था एक बार काम की बात हो जाए, उसके बाद वो सुकून की सांस ले सकता था। नरेंद्र को पूरा विश्वास था कि अगर कार्तिक ने उसे बात करने के लिए यहाँ बुलाया है तो जरूर उसे डीलरशिप दे ही देगा, पर फिर भी हल्की बेचैनी होना आम बात थी। पास के सोफे पर बैठने के बाद कार्तिक और नरेंद्र ने आपस में दो चार बातें की और उसके बाद कार्तिक डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए बोला, ब्रदर मैंने तुम्हारी फैमिली को डीलरशिप देने के लिए इसलिए नहीं चुना है क्योंकि हम लोग पहले मिल चुके हैं और तुमने मेरी मदद की थी। कार्तिक की बात सुनकर नरेंद्र ने सवाल करते हुए पूछा, तो इसका मतलब आपको मेरी फैमिली कंडीशन में कुछ और भी बात अच्छी लगी? कार्तिक छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने तुरंत हाँ करते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे खुलकर बात करता हूँ, मुझे तुम्हारी फैमिली के शिप बिल्डिंग बिजनेस में इंटरेस्ट है और इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कार्तिक की बात सुनकर नरेंद्र ने तुरंत कहा, ब्रदर आपको अच्छी शिप बिल्डिंग करवानी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सबसे अच्छे प्राइस पर एक अच्छी सी शिप बना कर दूंगा। नरेंद्र की बात सुनकर कार्तिक ने मुस्कुराकर नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सिर्फ उतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी का इस्तेमाल करो, मुझे जितनी शिप बनवानी है वो सब बनाकर तुम दो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर हाँ तो हम इस बारे में आगे बात कर सकते हैं। कार्तिक की बात सुनकर नरेंद्र एकदम से चुप हो गया और उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक ऐसी कोई रिक्वेस्ट करेगा। शुरू में कार्तिक की बात सुनकर नरेंद्र को लगा था कि शायद कार्तिक कुछ शिप बनवाना चाहता है और अगर ऐसा है तो नरेंद्र का परिवार कार्तिक को अच्छा डिस्काउंट दे देगा। हालांकि उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उसकी पूरी फैमिली शिप बिल्डिंग कंपनी ही मांग लेगा और सारे शिप सिर्फ कार्तिक अपने लिए ही प्रोड्यूस करवाएगा। कुछ सोचकर नरेंद्र ने ध्यान से कार्तिक से पूछा, ब्रदर आपको कितने शिप बिल्ड करवाने? हमारी फैमिली शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक साल में मिलियन टन ऑफ ड्रेनेज शिप बिल्ड कर सकती है। नरेंद्र की बात सुनकर कार्तिक ने उससे कहा, मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, मेरे लिए 1 मिलियन टन शिप काफी रहेंगी। जैसे ही नरेंद्र ने बात सुनी तो एकदम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक को इतनी सारी जहाजें क्यों बनवानी है। फिर भी कार्तिक ने खुद से नरेंद्र के सामने प्रपोजल रखा था और अगर नरेंद्र को कार्तिक से डीलरशिप का ऑथराइजेशन चाहिए तो उसे ये बात माननी ही होगी, उसमें डिस्कशन जैसा कुछ है नहीं। कार्तिक शायद अपनी बात बहुत पोलाइट तरीके से कह रहा था, उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे ये कंडीशन हर हाल में फुलफिल करवानी ही है। कार्तिक की बात मानने के अलावा नरेंद्र के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, या तो नरेंद्र को अपना पूरा शिपयार्ड काम स्टार्ट करने के लिए कार्तिक को हैंड ओवर करना होगा या फिर उसे ये डिस्ट्रीब्यूशन का राइट छोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कार्तिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जल्द से जल्द जहाज बनवाने का काम उसे शुरू करवाना था, पर इसका ये मतलब नहीं था कि कार्तिक पूरी तरह से नरेंद्र राठौड़ पर डिपेंडेंट हो गया था। वो जानता था कि अगर सामने वाली पार्टी मना कर देगी तो उसे दूसरे ऑप्शंस देखने होंगे, इसीलिए कार्तिक ने बैकअप प्लान तैयार किया हुआ था। बाकी की कंपनियां ना तो बहुत ज्यादा बड़ी थी और ना ही बहुत ज्यादा सुटेबल थी, इसीलिए कार्तिक चाहता था कि राठौड़ परिवार ये डील एक्सेप्ट कर ले और उसे 1 मिलियन जहाज बनाकर दे दे, क्योंकि कार्तिक को शुरू से ही स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि राठौड़ परिवार इस काम के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इस वक्त नरेंद्र ध्यान से कार्तिक के एक्सप्रेशन देख रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद नरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। असल में दूर से सोचने पर सबको यही लगता था कि नरेंद्र राठौड़ का फैमिली बिजनेस बहुत ज्यादा ही बड़ा है, पर सच तो ये है कि पिछले कुछ सालों में कंपटीशन इतना बढ़ गया था और बहुत सारी कंपनियां शिप बिल्डिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को अप्रोच कर रही थी, जिस वजह से पुरानी कंपनियों को कहीं ना कहीं घाटा भी हो रहा था। भले ही शिप बिल्डिंग का मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा था, पर फिर भी उसका ये मतलब था नहीं कि हर कोई इस मार्केट में पैसा कमा सकता है। जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी उन्हें लगता था कि एक बड़ी शिप बनाने में कोई कंपनी बिलियन रुपीज या उससे ज्यादा कमा रही है, पर सच तो ये था कि मोबाइल फोन और कार बेचकर इससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होने की वजह से प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक जहाज कंपनी को सबसे ज्यादा रिस्क होता था, कभी भी अगर ऑर्डर बीच में रोक दिया जाता तो सारा नुकसान कंपनी को उठाना पड़ता था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक जहाज को बनाने में 7-8 महीने लग जाते थे, जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि क्लाइंट डिपॉजिट जमा करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अपना चेक भेज देता था, पर 3-4 महीने के अंदर अंदर बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती थी और इस वजह से सारा नुकसान कंपनी खुद उठाती थी। और इसी दौरान एक नए क्लाइंट को ढूंढने में भी कंपनी को बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि जहाज पहले से ही बन चुकी होती थी और इस जहाज को क्लाइंट खरीदेगा या नहीं इस बात पर शक होता था। आज भी बहुत सारी सेमी मैन्युफैक्चरर शिप पेमेंट पूरा ना होने की वजह से या फिर ऑर्डर कैंसिल होने की वजह से शिपयार्ड में ऐसे ही पड़ी हुई है।
जो या तो अपने नए क्लाइंट का इंतजार कर रही है या फिर जंग खाने का। इसलिए आजकल ज्यादातर सभी शिप कंपनियां पहले जैसा इन्वेस्ट करवाती हैं और फिर शिप बनवाती हैं। दिग्विजय राठौड़ को जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया था कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे गर्त में जा रही है और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से वो चाहते थे कि कार्तिक उन्हें गोवा का एजेंट बना दे, जिससे वो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। अगर एक बार इस बिजनेस में सेट हो गए तो शायद शिप बिल्डिंग का काम ये लोग छोड़ भी देंगे। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अच्छे से जानता था कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और शायद इसी वजह से उसने पहले ही राठौड़ परिवार के बारे में और उनके इरादों के बारे में सब कुछ पता करवा लिया था। कार्तिक जानता था कि उसके फैंटेसी स्टार प्रोडक्ट्स की डीलरशिप लेने के लिए नरेंद्र उसकी ये बात जरूर मानेगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में फैंटेसी स्टार प्रोडक्ट का क्रेज लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में लगभग सभी लोगों के हाथों में फैंटेसी स्टार के प्रोडक्ट्स देखे जा सकते थे। बहुत ही कम लोगों को पता था, लेकिन इंडिया के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां जहां एजेंट बन चुके थे वहां एक महीने से भी कम टाइम में 30 बिलियन से ज्यादा की सेल हो चुकी थी। ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी थी। कोई नॉर्मल बिजनेसमैन इस अमाउंट को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वैसे तो गाड़ी और मोबाइल फोन के अंदर डिस्काउंट काफी ज्यादा था और इसी वजह से कार्तिक को 30% प्रॉफिट मिल रहा था। कार्तिक हर डिस्ट्रिक्ट से अगर 9 बिलियन रुपए भी कमाई के तौर पर ले रहा था तो ये अमाउंट कार्तिक के बिजनेस को बूस्ट करने के लिए और उसके बैंक बैलेंस को हाई स्काई करने के लिए बहुत बड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र भले ही अयाशी में ज्यादा रहता था, पर बिजनेस का ज्ञान तो उसे भी था। वो भी जानता था कि गोवा में अभी ज्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं हुए। अगर वो स्टार फैंटेसी के प्रोडक्ट गोवा में और आसपास के शहरों में बेचता है तो कुछ ही महीनों में ये लोग इतना पैसा कमा लेंगे जितना अभी तक इन्होंने शिप बिल्डिंग में कमाया भी नहीं था। आगे चलकर ये मार्केट ग्रेजुअली सैचुरेटेड हो जाएगा और उस वक्त उतना रेवेन्यू नहीं आएगा जितना शुरू में आ रहा है। धीरे धीरे रेवेन्यू ड्रॉप होता जाएगा, पर तब तक इतना पैसा कमा लिया जाएगा कि पूरी जिंदगी भी आराम से खाओ तो कम है। यही सब सोचकर नरेंद्र को लग रहा था कि उसे ज्यादा इस कंडीशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और इसीलिए उसने तुरंत कार्तिक को हाँ कह दी थी। उसके ओपिनियन में कार्तिक की रिक्वायरमेंट बहुत कम थी। कार्तिक उनका शिप यार्ड चाहता था ताकि शिप बना सके। इसका ये मतलब नहीं था कि उन्हें पूरी तरह से उस शिप यार्ड से अपना कब्जा छोड़ना होगा या कार्तिक को फ्री में देना होगा। फिर कार्तिक ने भी ये नहीं कहा था कि वो जहाज बनाने के पैसे नहीं देगा। पूरे मार्केट में इस वक्त सबसे फेवरेबल प्राइस राठौड़ इंडस्ट्री ही दे रही थी, जिस वजह से उनका बिजनेस अभी भी काफी हद तक अच्छा चल रहा था। अगर देखा जाए तो कार्तिक के डीलरशिप देते ही राठौड़ परिवार दोनों तरीके से खूब पैसे कमा सकता था। जिस बात की चिंता नरेंद्र राठौड़ को हो रही थी वो सिर्फ इतनी थी कि कार्तिक ने उन्हें अचानक से इतनी सारी जहाज बनाने का ऑर्डर दे दिया था और ये ऑर्डर भी जल्दी पूरा करना था। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो कार्तिक माफ नहीं करेगा और हो सकता है कि इनसे दूसरे तरीके से बदला ले ले। पता नहीं कार्तिक शुरू में पैसे देगा या नहीं है। ऐसे में सारा पैसा नरेंद्र राठौड़ को अपनी जेब से लगाना होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत बीच में हुई तो राठौड़ परिवार बैंकरप्ट हो सकता है। कुछ देर तक नरेंद्र राठौड़ और कार्तिक दोनों ही जनरल फ्रेमवर्क डिस्कस करते रहे। आज कहीं ना कहीं दोनों को अपना अपना काम निकालने का मौका मिल गया था। कुछ देर के बाद कार्तिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और नरेंद्र से कहा, ब्रदर हम लोग फ्यूचर में बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं। आई होप फ्यूचर में हम दोनों के काम की सिचुएशन विन विन वाली होगी। कार्तिक की बात सुनकर नरेंद्र राठौड़ भी खड़ा हो गया और कार्तिक से हाथ मिलाते हुए बोला, मिस्टर कार्तिक मित्तल, लेट्स हैव अ प्लेजेंट कोऑपरेशन। जल्दी से दोनों ने हाथ मिलाया और कार्तिक ने नरेंद्र से कहा, ब्रदर मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ आए। अगली बार जब भी तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हें अच्छे से एंटरटेन करूंगा। क्या कार्तिक ने बढ़ा दिया है एक और कदम मित्तल परिवार से बदला लेने के लिए, और क्या ये कदम सक्सेसफुल हो पाएगा? आगे की असल में कार्तिक तो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहता था, पर नरेंद्र को देखकर लग रहा था कि वो जल्दी में है। शायद उसे घर पर जाकर रिपोर्ट करना है, इसीलिए कार्तिक ने उसे अगली बार अच्छे से एंटरटेन करने के लिए कहा। नरेंद्र भी ये बात समझ रहा था, इसीलिए उसने कहा, आई एम रियली सॉरी ब्रदर, आज मैं जल्दी में हूँ, क्यों ना मैं किसी और दिन अच्छी सी पार्टी होस्ट करूँ ताकि आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। नरेंद्र की बात सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, इट्स ओके, छोटी सी बात है, तुम ज्यादा मत सोचो, किसी भी दिन पार्टी कर लेंगे। जल्दी ही कार्तिक ने नरेंद्र को विदा कर दिया। आज कार्तिक काफी ज्यादा थक गया था क्योंकि आज सुबह से कार्तिक अपनी सीनियर बॉडीगार्ड्स के साथ मेजर डिस्कशन कर रहा था और साथ ही साथ प्रिंस अब्दुल और नरेंद्र राठौड़ के साथ भी उसने बिजनेस कॉर्पोरेशन की बातें की थी। पिछले काफी टाइम से कार्तिक ठीक से सोया भी नहीं था, इसीलिए अब उसे नींद आ रही थी। मैगी भी ये बात देख पा रही थी। उसने कार्तिक को सजेस्ट करते हुए कहा, सर आप काफी थके हुए लग रहे हैं, क्यों ना आप अपने कमरे में जाकर हॉट बाथ ले लें, आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे। कार्तिक को भी ये आइडिया अच्छा लगा, इसीलिए वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही कार्तिक को महसूस हुआ कि कमरे में पहले से कोई है, और जैसे ही उसने गर्दन उठाकर देखा तो कियारा वहीं पास में बेड पर बैठी हुई थी और उसने अपने दोनों हाथ अपनी ठोड़ी पर रखे हुए थे और बहुत प्यारा सा पपी फेस बनाया हुआ था। कियारा का ऐसा प्यारा सा चेहरा देखकर कार्तिक की सारी थकान एक ही बार में दूर हो गई और उसने जाकर जल्दी से कियारा को अपनी गोद में उठा लिया। कहीं ना कहीं कियारा भी यही चाहती थी, इसीलिए कार्तिक के गोद में उठाते ही वो खिलखिलाकर हंसने लगी। कार्तिक उसे गोल गोल घुमा रहा था। कार्तिक के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए उसने कियारा को अपनी गोद में लिया और वहीं बेड पर बैठ गया। कार्तिक को इतना थका हुआ देखकर कियारा ने अपना सिर कार्तिक के सीने पर रख लिया और उसकी शर्ट के बटनों से खेलने लगी। कियारा को ऐसा करते हुए देख कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अगले ही पल कियारा को बेड पर लेटा दिया और अपने होठ उसके होठों पर रखकर कियारा को किस करना शुरू कर दिया। कियारा भी कहीं ना कहीं कार्तिक के लिए काफी सालों से तड़प रही थी, इसीलिए अचानक से कार्तिक के किस करने पर उसने कार्तिक को रोका नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी किस में शामिल होने लगी। लगभग 10 मिनट की डीप किस के बाद कार्तिक कियारा से अलग हो। कार्तिक और कियारा दोनों की ही सांसें उखड़ रही थी, पर दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में हल्के आंसू थे। कियारा ही जानती थी कि उसने कितनी मुश्किल से कार्तिक का इंतजार किया था। उसे कितना बुरा लगा था जब कार्तिक सिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर घूमता था और उसके साथ रातें बिताता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की थी, पर आज कहीं ना कहीं कियारा की आंखों में खुशी के आंसू कार्तिक को दिखाई दे रहे थे।
वो जानता था कि उसने अपनी कॉलेज की सबसे अच्छी दोस्त को कितना परेशान किया है, उसकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई। वो हर लड़की उसके पैसों से प्यार करती थी या फिर उसकी खूबसूरती से, पर कियारा ही एक थी जिसने कार्तिक की अच्छाई से प्यार किया था। कार्तिक जब गरीब था तब भी वो उसके साथ थी और अब भी वो उसके साथ है। कार्तिक के पास चाहे जितना पैसा हो, पर कियारा ने कभी भी उससे कुछ नहीं मांगा, कभी भी किसी चीज की डिमांड नहीं की। देर से ही सही, पर कार्तिक को ये सारी बातें समझ में आ रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि उसने हीरो को छोड़कर कोयलों को तवज्जो दिया। कियारा की आंखों में हल्के आंसू भी थे अभी। कार्तिक जल्दी से अपने होठ कियारा की आंखों पर रखकर बारी बारी से उन्हें लाइट किस करने लगा ताकि कियारा चुप हो जाए, और उसके बाद कार्तिक ने कियारा के माथे से अपना माथा लगा दिया। कुछ देर दोनों इसी तरह से बैठे रहे। तभी कार्तिक ने कियारा से पूछा, एक बात बताओ, अगर मुझे टाइम पर अकल नहीं आती तो क्या सचमुच में तुम किसी चोमू से शादी कर लेती? जैसे ही कियारा ने ऐसा शब्द सुना, उसने अपना सिर कार्तिक के सिर से हटाते हुए कहा, मैं क्यों किसी चोमू से शादी करती? अगर तुम्हें अकल नहीं आती तो मैं अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेती, उसके साथ सेटल हो जाती। और कियारा की बात सुनकर कार्तिक हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम्हें क्यों लगता है कि वो लड़का जो तुम ढूंढती वो चोमू नहीं होता? बार बार चोमू शब्द सुनकर कियारा ने गुस्सा करते हुए टॉन्ट मारते हुए कहा, क्योंकि जिस लड़के को मैं ढूंढती उसमें तुम्हारी कोई भी क्वालिटी नहीं होने वाली थी। कार्तिक ने अपनी भौहें उचकाते हुए कियारा से कहा, ऐसी मेरी कौन सी क्वालिटी जो तुम्हें चोमू वाली लगती है? और जरा मैं भी तो सुनूं, तुम्हें ऐसा कौन सा लड़का पसंद आने लगा जिसकी क्वालिटी तुम्हें हीरो वाली लगती है? कियारा समझ गई थी कि कार्तिक उसकी बातों से चिढ़ रहा है, इसीलिए उसने कार्तिक को और छेड़ते हुए कहा, पहली बात तो ये कि वो लड़का तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा अमीर बिल्कुल नहीं होगा जिसे सिर्फ हर वक्त काम और पैसा नजर आए। दूसरी बात, वो लड़का मैच्योर होगा और मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करेगा। तीसरी क्वालिटी, वो मेरे सिवा किसी और को नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। चौथी क्वालिटी, वो आम लड़कों की तरह मुझे छोटे छोटे गिफ्ट ला कर देगा और मुझे बड़ी बड़ी खुशियां नहीं चाहिए। मुझे जेड स्टोन का बना या डायमंड का बना नेकलेस नहीं चाहिए, मुझे तो वो चांदी की अंगूठी भी अगर प्यार से पहना दे तो मैं खुश हो जाऊंगी। कार्तिक ध्यान से कियारा की एक एक बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। कार्तिक मन में सोच रहा था कि कियारा आज भी 5 साल पुरानी कॉलेज वाली कियारा ही है, जो हर वक्त कार्तिक के आगे पीछे घूमती रहती थी, छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाया करती थी, अपनी हर बात कार्तिक से शेयर करती थी। हालांकि अगले ही पल कार्तिक ने कियारा को छेड़ते हुए कहा, जिस तरह की तुम बातें कर रही हो लगता है तुम्हारा चोमू मिल गया है। वैसे मेरे लिए कोई स्कोप है या फिर उसी से फेरे लेने का इरादा है? कार्तिक का यह सवाल सुनकर कियारा ने कुछ देर सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, वो तो तुम जानो, स्कोप दोनों का है। जिसने पहले हाथ पकड़ा मैं तो उसी के साथ चली जाऊंगी। कियारा की यह बात सुनकर कार्तिक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। बैलेंस ना बनने की वजह से कियारा कार्तिक की गोद में जाकर बैठ गई और उसके दोनों हाथ कार्तिक के सीने पर लग गए। कार्तिक ने कियारा का हाथ पकड़े पकड़े कहा, अगर मेरे लिए भी स्कोप है तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तुम किसी के भी साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो। अगर कोई चलेगा तो फिर मैं ही चल देता हूँ, कोई और क्यों जाए? इतना कहकर कार्तिक ने कसकर कियारा को अपने सीने से लगा लिया और कियारा ने भी शर्म से अपना मुंह कार्तिक की गर्दन में छिपा लिया। कुछ देर तक दोनों इस तरह बातें करते रहे और एक दूसरे के प्यार में खोए रहे। दोनों सुकून से ये पल इसीलिए गुजार पा रहे थे क्योंकि फिलहाल घर पर कोई नहीं था, क्योंकि अगर टीना यहाँ होती तो वो कभी भी कार्तिक को कियारा के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने देती और हर वक्त कार्तिक को अपने आगे पीछे ही घुमाती रहती। कार्तिक को भी कहीं ना कहीं टीना और तानिया से अपना घर पूरा लगता था। टीना ही तो थी जिसने कार्तिक को भाई होने का एहसास दिलाया था, उसके हर चीज पर अपना हक जताया था। उसकी तरफ से लोगों से वो लड़ जाती थी और पूरे एटीट्यूड के साथ कहती थी कि वो कार्तिक मित्तल की बहन है। वही इन सबसे बेखबर तानिया के कॉलेज में जैसे ही बाकी लोगों को पता चला कि तानिया किडनैप हो गई है तो एक बार के लिए तो पूरे कॉलेज में सिर्फ उसी की बातें हो रही थी, पर धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। दोपहर में अपनी क्लास पूरी होने के बाद तानिया अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर की दुकानों पर घूमने के लिए निकल गई। लड़कियों को हमेशा ही शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो एक दुकान को कितनी भी बार देख ले। फ्री टाइम में अक्सर तानिया अपने दोस्तों के साथ इन्हीं दुकानों पर घूमती नजर आती थी। वैसे तो तानिया अभी अभी अपनी किडनैपिंग के शौक से उभरी थी, पर फिर भी वो अकेले अपनी क्लास में नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ बाहर आ गई। तानिया अपने कॉलेज के गेट के बाहर लगी कुछ दुकानों पर घूमने के बाद जैसे ही एक दुकान पर जाने लगी तो किसी अनजान आदमी ने उसे रोक लिया। अपनी बहन की सेफ्टी के लिए कार्तिक ने वैसे तो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को अरेंज किया हुआ था। बहुत सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तानिया की सिक्योरिटी के लिए उसके कॉलेज के बाहर ही पहरा दे रहे थे और किडनैपिंग के बाद तो कार्तिक ने तानिया की सेफ्टी 3 गुना बढ़ा दी थी। कॉलेज के अंदर तो कोई भी तानिया के करीब जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कॉलेज के बाहर भी 100 से ज्यादा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तानिया को सेफ्टी प्रोवाइड करवा रहे थे। सेल्फ स्टडी से पहले तानिया थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए घूमना चाहती थी और इसीलिए उसके पीछे पीछे 100 से ज्यादा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे कंपनी दे रहे थे। ऑफ कोर्स तानिया को डिस्टर्बेंस ना हो इसीलिए ये सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ऑर्डिनरी ड्रेस पहने हुए थे और ये सब लोग भीड़ में ही शामिल हो गए थे। यहाँ पर कुछ लोग दुकान खोलकर बैठे थे जिनके आसपास बहुत सारे 25 से 28 साल के लड़के अपने फोन में गेम खेल रहे थे और पास रखे स्नैक्स खा रहे थे। वो लड़के दिखने में तो नालायक और निकम्मे लग रहे थे, पर असल में ये भी तानिया की सेफ्टी के लिए यहाँ बैठे हुए थे और ये सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ही थे। इस तरह से अगर देखा जाए तो तानिया को हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन दिया गया था और इस वक्त अचानक से कोई इंसान तानिया का रास्ता रोक रहा था। ये देखकर ये टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत एक्शन में आ गए। भले ही ये लोग एक्शन मोड में थे पर थोड़े नर्वस थे, क्योंकि इन्हें पता था कि जो इंसान एक बार तानिया को किडनैप करवा सकता है वो दोबारा भी करवा सकता है, पर इस बार वो किस तरह से तानिया को किडनैप करवाएगा ये कार्तिक को पता नहीं था। तानिया अपने दोस्तों से बातें करते हुए और हंसते हुए चल रही थी, पर जैसे ही उसने देखा कि कोई आदमी उसका रास्ता रोककर खड़ा है तो उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। ये लड़का विदेशी लग रहा था और इसकी आंखें काफी गहरी और बड़ी थी। इसके बाल मीडियम लेंथ के थे और कुछ बाल कर्ल भी थे। एक बार तो देखकर लग रहा था कि जैसे ये लड़का फॉरेन से यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया है।
क्योंकि इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही थी। तानिया ने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम, हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? ये लड़का विदेशी था, इसलिए तानिया को डाउट था कि उसकी भाषा वो समझ पा भी रहा है या नहीं। पर यह लड़का ना सिर्फ तानिया की भाषा समझ पा रहा था, बल्कि हिंदी में ही उससे बातें करते हुए बोला, तानिया तुम सच में काफी अलग हो। मैं कितने टाइम से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरा सोचना बेकार नहीं गया। जैसे ही तानिया ने इस लड़के की बात सुनी तो वो कंफ्यूज हो गई। तानिया के साथ साथ उसकी बाकी सारी क्लासमेट लड़कियां भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर कोई एक दूसरे को हैरानी से देख रहा था। कौन है ये लड़का? कैसे ये तानिया को जानता है और कैसे इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रहा है? जैसे ही तानिया और बाकी लड़कियों ने सामने खड़े लड़के की बात सुनी तो हर कोई एकदम से हैरान रह गया और साथ ही साथ कंफ्यूज भी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा लड़का कौन है और वो इन्हीं की तरह नॉर्मल हिंदी कैसे बोल पा रहा है। जल्दी ही कुछ लड़कियों को लगा कि शायद बाकी लड़कों की तरह सामने खड़ा लड़का भी तानिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, इसीलिए तानिया से इस तरह बात कर रहा है। जब से तानिया कॉलेज आई थी तब से कॉलेज का हर एक लड़का तानिया को इंप्रेस करने में लगा रहता था। हर कोई चाहता था कि तानिया उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। तानिया उन सबको किसी खूबसूरत राजकुमारी की तरह लगती थी और हर किसी के सपने में आती थी। नॉर्मल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि कॉलेज के बेस्ट सेकंड जनरेशन रिच लड़के और हैंडसम लड़के तक तानिया को लंच और डिनर पर इनवाइट करते थे, पर तानिया किसी को भाव नहीं देती थी। सामने खड़ा लड़का अभी बाकी लड़कियों को कुछ वैसा ही लग रहा था। इन्हें लग रहा था कि शायद ये भी तानिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और उसका पीछा कर रहा है। ये लड़कियां बताना चाहती थी कि तानिया कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, बल्कि कार्तिक मित्तल की बहन है और उसे तानिया का पीछा करना नहीं चाहिए। बाकी लड़कियों की सोच एक ही दिशा में जा रही थी, पर तानिया अलग थी। वो तुरंत समझ गई कि सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि विध्वंस राणा है। तानिया अभी तक पूरी तरह से विध्वंस की कराई हुई किडनैपिंग के शौक से बाहर नहीं आई थी और अब खुद विध्वंस राणा उसके सामने आ गया था। ये बात सोच सोच कर ही तानिया का सिर फटे जा रहा था। अचानक ही तानिया ने 2 कदम पीछे ले लिया और घबराती हुई पर थोड़ा गुस्से से उस सामने खड़े लड़के से बोली, कौन हो तुम, साफ साफ बताओ। सामने खड़े लड़के ने प्राउडली हंसते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना तानिया, मैं विध्वंस राणा हूँ, ईस्ट इंडिया का प्रिंस, तुम्हारा मंगेतर। जैसे ही आसपास खड़ी लड़कियों ने ये बात सुनी तो हर कोई दंग रह गई। मंगेतर? प्रिंस? किसी ने भी नहीं सोचा था कि तानिया का कोई मंगेतर भी है और उसकी सगाई भी हो चुकी है और उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी सगाई किससे हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे सबको कोई गहरा करंट लग गया हो। जैसे ही बाकी लड़कों ने ये बात सुनी तो तुरंत भागते हुए तानिया के पास आ गए। उन सब लड़कों को तानिया ने रिजेक्ट किया था, इसीलिए सबको लग रहा था कि शायद मंगेतर होने की वजह से तानिया ने उन्हें रिजेक्ट किया था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि तानिया ने अपने लिए ऐसा लड़का चुना है। ये लड़का थोड़ा हैंडसम जरूर था पर ऑर्डिनरी ही लग रहा था, जबकि तानिया इतनी खूबसूरत थी। भले ही ये लड़का ईस्ट इंडिया का प्रिंस था, पर इसके अलावा इसमें और क्या खास बात थी जो तानिया का मंगेतर बन गया? आसपास खड़ी लड़कियों का दिमाग भी एकदम से शून्य पड़ गया था। उनका आईक्यू लेवल एकदम 0 हो गया। वो लड़कियां हर वक्त अपने लिए किसी राजकुमार के आने का इंतजार करती थी, पर इन्हें नहीं पता था कि सपनों के राजकुमार और हकीकत के राजकुमार में इतना अंतर होता है। इनकी सोच में आने वाला राजकुमार लड़का तो हमेशा हैंडसम, अमीर और एलिगेंट होता था, पर सामने खड़ा ये लड़का अमीर जरूर है पर इसके अलावा इसमें कोई दूसरी क्वालिटी नहीं है। इस विध्वंस राणा को देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो कहीं का प्रिंस है और कोल्ड एक्सप्रेशन, अनरूली आईज। खैर, कोई पहली नजर में इस प्रिंस को ज्यादा पसंद ना करे, पर जब इसका ऑरा और इसके नाम के साथ प्रिंस शब्द सुनता है तो कहीं ना कहीं हर लड़की को अपना ये ड्रीम बॉय लगने लगता है। तभी एक लड़की ने तानिया से कहा, तानिया ये तो बहुत गलत बात है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक मंगेतर भी है? हाँ, अगर आज ये नहीं आता तो हमें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी सगाई हो गई है। तुम हमसे और कितने टाइम तक ये बात छुपाने वाली थी? जल्दी से हमारा इंट्रोडक्शन तो करवाओ। मेरे तो दिल की धड़कन ही तेज होती जा रही है। आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन की वाइफ बनने के सपने देखे थे, पर आज पता चला कि प्रिंस की प्रिंसेस बनने की खुशी कितनी ज्यादा होती है। इस वक्त तानिया के सभी दोस्त उससे शिकायत कर रहे थे कि तानिया ने उनकी मुलाकात अपने मंगेतर से नहीं करवाई, जबकि इनमें से किसी ने नहीं देखा कि तानिया की आंखों में इस वक्त गहरी वार्निंग थी। आसपास खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड को जैसे ही पता चला कि सामने खड़ा लड़का कोई और नहीं बल्कि विध्वंस राणा है, तो वो सब लोग तुरंत तैयार हो गए अपने सबसे बड़े दुश्मन को फेस करने के लिए। आसपास खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत विध्वंस राणा पर अटैक करना चाहते थे, पर विध्वंस अकेला यहाँ नहीं आया है। जैसे ही आसपास खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने विध्वंस की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो अचानक से बहुत सारे एलीट और डेंजरस सिक्योरिटी गार्ड्स विध्वंस के पीछे आकर खड़े हो गए। इतने सारे लोगों को देखकर कहीं ना कहीं तानिया का पलड़ा हल्का पड़ रहा था। तानिया अंदर से डरी हुई थी, पर फिर भी उसने अपना डर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसके आसपास खड़े गार्ड सीरियस दिखाई दे रहे थे। कोई भी उनमें से अपनी नर्वसनेस नहीं दिखा रहा था। हर कोई बहुत शांत नजर आ रहा था, और ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये शहर उनका अपना था। इस पूरे शहर पर कार्तिक का राज्य चलता था। तानिया का स्कूल बीच बगल में ही था और तानिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्तिक ने 2000 सिक्योरिटी गार्ड्स स्कूल में ही अरेंज किए हुए थे। विध्वंस राणा को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि वो यहाँ पर अच्छे इरादों से नहीं आया है। फिर भी तानिया कॉन्फिडेंट थी। कॉलेज पास में ही था। भले ही इस वक्त उसके पास सिर्फ 100 सिक्योरिटी गार्ड्स थे, पर एक सिग्नल भेजते ही 2000 सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत कॉलेज से बाहर आ जाएंगे और तानिया को प्रोटेक्ट करेंगे। विध्वंस राणा अच्छे से जानता था कि उसने गलती की है और जानबूझकर वो कार्तिक मित्तल से पंगा ले रहा है। फिर भी उसका घमंड उसे यहाँ तक ले आया था, जिस वजह से कार्तिक को गुस्सा आना तो लाजमी था। आसपास खड़ी सारी लड़कियां और क्लासमेट्स यही सोच रहे थे कि तानिया जैसी अमीर लड़की के लिए एक प्रिंस की मंगेतर बनना तो बहुत आम बात है। सब लोगों को ये बात नॉर्मल लग रही थी, पर तानिया के लिए ये बात नॉर्मल नहीं थी। वो विध्वंस राणा को घूर कर देख रही थी जैसे अभी उसे मार डालेगी। इस वक्त तानिया के पीछे खड़े उसके बॉडीगार्ड्स विध्वंस और उसके बॉडीगार्ड्स को गुस्से में देख रहे थे।
धीरे धीरे आसपास खड़े क्लासमेट्स को लगने लगा कि कुछ गड़बड़ तो है। इसीलिए सारे कंफ्यूज होकर कहने लगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या ये तानिया का मंगेतर नहीं है? तानिया के सिक्योरिटी गार्ड्स इसे गुस्से से क्यों देख रहे हैं? कहीं ये कोई दुश्मन तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दो बड़े अमीर घरों के बीच में लड़ाई चल रही है और इसी वजह से ये लोग उनके परिवार वालों को टारगेट कर रहे हैं? लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नॉवल पढ़ते हो। तानिया इन सब लोगों की बातें सुन रही थी। इस बार उसने गुस्से से विध्वंस की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा आगे की सोच रहे हो? मंगेतर तो दूर की बात है, तुम जैसे आदमी के साथ कोई दोस्ती ना रखे। जैसे ही तानिया ने अपनी बात कही तो आसपास खड़ी लड़कियां फिर से आपस में बातें करने लगी। ये क्या, तानिया तो इसे मंगेतर बता ही नहीं रही, कहीं ये लड़का तानिया के पीछे तो नहीं पड़े? जरूर इसे भी तानिया ने रिजेक्ट किया होगा और उसी का बदला लेने के लिए ये तानिया के पास आए। क्या बात है यार, तानिया ने तो इतने बड़े प्रिंस को भी रिजेक्ट कर दिया। मानना पड़ेगा इस लड़की में बहुत गट्स हैं। आसपास खड़े लड़के और बाकी क्लासमेट्स भी ध्यान से इन सब लोगों की बातें सुन रहे थे। इन्हें ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, इसलिए एक एक करके हर कोई गॉसिप करने लगा। और वहीं दूसरी तरफ जब विध्वंस राणा ने तानिया की बात सुनी तो उसने जोर जोर से हंसते हुए कहा, सच में मुझे बहुत डर लग रहा है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आज तक हजारों लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है, पर कोई भी लास्ट में मुझसे बच नहीं पाई। आखिर में उन सबको मेरे पास आना ही पड़ता है। विध्वंस ने ये बात बहुत ही घमंड के साथ बोली थी और उसकी बातों में घमंड के साथ साथ उसकी जिद, उसका गुस्सा साफ पता चल रहा था। आसपास खड़ी लड़कियों ने जब विध्वंस की बात सुनी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। ये प्रिंस इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? इसे देखकर लगता है कि ये लड़कियों को कुछ समझता ही नहीं है। इस प्रिंस की बातें सुनकर लगता है कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है। अगर प्रिंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी लोगों को इंसान ही ना समझे। आसपास खड़ी हुई कुछ लड़कियां ब्रेनलेस थीं, उनमें बिल्कुल दिमाग नहीं था। उन्हें तो प्रिंस का ऐसा एटीट्यूड अच्छा लग रहा था और वो मन ही मन चिल्ला कर कह रही थी कि प्रिंस अभी उन्हें अपने साथ ले जाए और जैसे वो रखेगा वैसे वैसे रहने को वो तैयार है। यहाँ तक कि अगर प्रिंस उन्हें मरने के लिए भी कहेगा तो वो मर भी जाएंगे। इन सबसे अलग तानिया और विध्वंस में अलग ही बातें चल रही थी। तानिया ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे लोग मुझे किडनैप नहीं कर पाए तो तुम खुद आकर मुझे किडनैप कर लोगे? जैसे ही आसपास खड़ी लड़कियों ने और बाकी लड़कों ने ये बात सुनी तो हर कोई हैरान रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले तानिया का जो किडनैप हुआ था वो सब इस सामने खड़े हुए प्रिंस ने करवाया है। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंस विध्वंस राणा को आसपास खड़े लोगों की बातें सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने घूर कर तानिया को देखा और उससे बोला, हाँ मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने के लिए आया हूँ। जैसे ही तानिया ने विध्वंस की बात सुनी तो उसने गुस्से से हंसते हुए कहा, डिल्यूजनल। तानिया को हंसते हुए देखकर विध्वंस ने अपनी कोल्ड टोन में अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम्हें इस तरह रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ और यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तुम वो लड़की हो जिसे मैंने पसंद किया है, तो तुम्हें पाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तानिया विध्वंस की बातें सुन रही थी पर उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझ रही थी। वो जानती थी कि इस सरफिरे आदमी को जवाब देने का कोई फायदा है नहीं। तानिया ने तो कुछ भी नहीं कहा पर उसके पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा, तुम हमारी मैडम को यहाँ से ले जाना चाहते हो? तुमने सोचा भी कैसे? हम तुम्हें तानिया मैडम को यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। दिन में सपने देखना बंद करो। तुम तानिया मैडम को हाथ भी नहीं लगा सकते, बल्कि तुम खुद यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। हमारे कार्तिक सर तुम्हें लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे और मुझे नहीं पता था कि तुम खुद अपनी मौत के लिए इतने ज्यादा उतावले हो रहे हो। इस आदमी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज से एनफोर्समेंट आता ही होगा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तुरंत इस पर अटैक कर दो। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वो हर हाल में इस आदमी को सबक सिखाना चाहते थे। इस वक्त सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो जानते थे कि जब लोग विध्वंस राणा को कार्तिक के सामने पेश करेंगे तो कार्तिक खुश होकर उन्हें बहुत क्रेडिट देगा, क्योंकि कार्तिक काफी टाइम से विध्वंस राणा को सबक सिखाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ भले ही विध्वंस राणा खुद से तानिया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था और न ही उसके लोग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर अटैक कर रहे थे, पर उनमें से कोई भी इन सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनकर अपनी जगह से हिला भी नहीं था। कॉलेज से अभी तक बाकी के सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स आ चुके थे और इस वक्त तानिया की तरफ 2000 से भी ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे और वहीं दूसरी तरफ विध्वंस के पीछे 200 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। पर अभी भी विध्वंस को डर नहीं लग रहा था और वो अभी भी अपनी जगह से पीछे नहीं हटा। क्या आज विध्वंस राणा हारेगा या फिर इतने सारे लोग होने के बाद भी कार्तिक की हार होगी? क्या अपने सामने इतने सारे एलीट सिक्योरिटी गार्ड्स देखने के बाद भी विध्वंस राणा और उसके लोग एकदम से पीछे नहीं हटे, बल्कि वहीं मजबूती से अपने कदम जमाकर खड़े रहे। जब कॉलेज स्टाफ को यह बात पता चली कि तानिया के साथ कॉलेज के बाहर कुछ हो रहा है तो सब लोग तुरंत बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें भी कार्तिक ने ऑर्डर दिया था कि कॉलेज से पहले तानिया की सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। वो सब लोग ज्यादातर कॉलेज में ही रहते थे और ये सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक के बेस्ट टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि तानिया की किडनैपिंग के पीछे जो आदमी है वो खुद कॉलेज के बाहर आया है तो इन लोगों का खून खौलने लगा और ये लोग भागते हुए बाहर आ गए, क्योंकि इन्हें सबसे ज्यादा मजा आता था लड़ने में। हालांकि इस वक्त ये सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे कि इतने लोगों को देखकर भी ना विध्वंस पीछे हटा और ना उसके लोग। विध्वंस और उसके लोगों के चेहरे पर बहुत ही कंपोज्ड और काम लुक था। अपने सामने 20 गुना ज्यादा ताकतवर लोगों को देखकर भी विध्वंस के लोग घबरा नहीं रहे थे। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये बात धीरे धीरे अब सबके दिमाग में चलने लगी थी। 2000 सिक्योरिटी गार्ड्स सामने खड़े होकर विध्वंस राणा और उसके लोगों को गुस्से से देखते हुए बोले, तुमने हमारी तानिया मैडम के खिलाफ प्लॉटिंग की, उन्हें परेशान किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी और इसी वक्त सरेंडर कर दो। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अपने हथियार नीचे रखो और सरेंडर करो। सब लोगों को लग रहा था कि अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड्स के कहने पर विध्वंस और उसके लोग सरेंडर कर देंगे, पर इन सब की सोच से परे
ना तो विध्वंस राणा ने और ना ही उसके लोगों ने सरेंडर किया, बल्कि इतने लोगों को देखकर भी वो लोग शांति से खड़े रहे। धीरे धीरे सीनियर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को लगने लगा कि विध्वंस और उसके लोगों के साथ कुछ तो गलत है। ये लोग नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं। सीनियर सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत अपने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, सब लोग सावधान, दुश्मन के साथ कुछ तो गलत है। ये लोग नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही डेंजरस हैं। क्या ही डेंजरस होगा, 200 लोग ही तो हैं। ये लोग कोई सुपरमैन थोड़ी है जो हमसे जीत जाएंगे। सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत है, पर क्या गलत है ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे कुछ लोगों का दिमाग काम करना बंद करने लगा। विध्वंस राणा ने इतनी देर चुपचाप खड़े होकर इन लोगों की बातें सुन रहा था। अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मुझे लगता था कि कार्तिक मित्तल के सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उनके पास 3 सर और 6 हाथ होंगे। कोई डिवाइन इमॉर्टल पर्सनालिटी वाला होगा। पर तुम सब लोगों को देखकर लगता है कि तुम सब किसी काम के नहीं हो। कार्तिक मित्तल ने सबके सब बेवकूफों को अपनी टीम में शामिल किया हुआ है। जैसे ही आसपास खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने यह बात सुनी तो उन सबका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनमें से एक सीनियर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम सब लोग इसकी क्या बकवास सुन रहे हो? जाओ और जाकर इस बास्टर्ड को पकड़ कर लाओ। हमें इसे कार्तिक सर के पैरों में गिराना है। सीनियर से ऑर्डर मिलते ही अगले ही पल सारे सिक्योरिटी गार्ड्स विध्वंस राणा की तरफ बढ़ गए ताकि उसे पकड़ सके। इन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को लगता था कि इस दुनिया में टर्मिनेटर के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें हरा सकता हो। एक ही बार में ये सारे लोग इस विध्वंस राणा और उसके लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। पर शायद विध्वंस राणा के मामले को टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। इन्होंने जैसा सोचा था उस डायरेक्शन के अलावा इनकी सोच कहीं और जा ही नहीं रही थी। इतने सारे लोग उनके हर तरफ से हमला करने के लिए पड़ रहे थे। देखो जापान की सरकार, लोग अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे। उनमें से कोई भी एक कदम भी पीछे नहीं हटा। हालांकि इस बार उनके चेहरे पर आए हुए एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। अभी तक विध्वंस राणा और उसके लोगों के चेहरे पर जो शांति के एक्सप्रेशन थे वो तुरंत बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो गए और उन लोगों के चेहरे पर एक मेल वॉलेंट स्माइल आ गई। इन सबकी गर्दन और कनपटी की नसें एकदम से उभर आई और पलक झपकते ही इन सब का शरीर किसी गुब्बारे की तरफ फूल गया। इनके शरीर की जितनी भी मसल्स थीं उन सब में एकदम से सूजन आ गई। यहाँ तक कि उनके कपड़े भी अपने आप फटने लगे। अपने सामने इतना भयंकर नजारा देखकर सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से शॉक्ड हो गए और अगले ही पल अपनी जगह रुक गए। ऐसा नहीं था कि ये लोग डर रहे थे, पर अचानक से इस तरह का नोन ऑब्जेक्ट देखकर कहीं ना कहीं इनका दिमाग रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़े हुए ये लोग अचानक से इस तरह क्यों दिख रहे हैं। पर पलक झपकते ही किसी सिक्योरिटी गार्ड का दिमाग काम किया और उसने चिल्लाते हुए कहा, कहीं एक्सप्लोसिव सूट तो नहीं है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कोई एक्सप्लोसिव सूट आज तक नहीं बना है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इनकी मसल्स इतनी ज्यादा कैसे फूल गई। ये तो किसी खतरनाक बॉडी बिल्डर की तरह लग रहे हैं। इन लोगों ने कोई सिमुलेटर इंजेक्शन तो नहीं लिया हुआ यार? फिर किसी ड्रग की वजह से ऐसा हो रहा हो कहीं? अचानक से इस तरह की सिचुएशन देखकर सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स आपस में डिस्कस करने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ कॉलेज में इस वक्त जितने भी बच्चे थे वो सब हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रखकर इन लोगों को देखने लगे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सामने चल क्या रहा है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक बार फिर तानिया को कहने लगे कि तानिया, तुम्हारा मंगेतर और उसके साथ आए हुए लोग इतने अजीब क्यों हैं और ये दिन में अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? तानिया ने गुस्सा करते हुए कहा, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि ये मेरा मंगेतर नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे। जब तक सब लोग आपस में बात कर रहे थे तब तक सामने की सिचुएशन पूरी बदल चुकी थी। विध्वंस के साथ आए हुए लोग अचानक से गुस्से में आ गए और उन्होंने बिना के अटैक करने का इंतजार किए खुद ही इन लोगों पर अटैक कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त कोई मजाक चल रहा हो। विध्वंस के लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, एक बार में 10 लोगों को क्यों ना मार सकते हो, पर फिर भी ये लोग कार्तिक के ट्रम्प कार्ड उसके टर्मिनेटर को तो नहीं मार सकते थे, जो चुपचाप कार्तिक ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच तैनात किए हुए थे और किसी को पता तक नहीं चलने दिया था। कार्तिक को तो पूरा विश्वास था कि ये टर्मिनेटर उसकी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे और कोई भी उन पर शक भी नहीं कर पाएगा। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ये सिचुएशन देखकर भी कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्हें पता था अगर वो हार गए तो टर्मिनेटर तानिया को प्रोटेक्ट जरूर कर लेगा। अपनी तरफ हमला होते हुए देखकर सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमले पर उतर आए और दोनों तरफ फाइटिंग शुरू हो गई। दोनों तरफ काफी तेज लड़ाई हो रही थी। दोनों तरफ के दुश्मन आपस में लड़ रहे थे। आसपास जितनी भी दुकानें खुली हुई थी इस लड़ाई को देखकर तुरंत सबने अपनी दुकानें बंद कर ली। इन लोगों को डर था कि आपस की लड़ाई में ये लोग इन्हें शामिल कर लेंगे, इसीलिए सब लोग भाग गए। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक जो अपने घर पर था उसे भी ये खबर मिल गई थी। मैगी भागते हुए कार्तिक के पास आई और उसे रिपोर्ट करते हुए बोली, सर विध्वंस राणा तानिया मैडम के कॉलेज के बाहर दिखाई दिया है और वो इस वक्त हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बहस कर रहा है। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो वो गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हुए चिल्लाकर बोला, विध्वंस राणा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी टेरिटरी में आ गए। कहीं ना कहीं कार्तिक गुस्सा होने के साथ साथ खुश भी था कि इतने टाइम से वो विध्वंस के साथ बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा था और विध्वंस खुद चलकर उसके पास आ गया था। कार्तिक ने मैगी को ऑर्डर देते हुए कहा, टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहो कि मुझे विध्वंस राणा जिंदा चाहिए, वो भी अपने कदमों में। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर मैगी ने तुरंत जवाब दिया, मैंने पहले ही उन लोगों को ऑर्डर दे दिया, अब तक तो सिक्योरिटी गार्ड्स विध्वंस राणा को पकड़ चुके होंगे। अभी तानिया को भी ऐसा ही लग रहा था कि विध्वंस राणा को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉलेज में इस वक्त 2000 से भी ज्यादा एलीट टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो तो आराम से विध्वंस और उसके लोगों को पकड़ ही लेंगे। पर कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से पूछा, तानिया इस वक्त कहाँ है? मैगी ने जवाब देते हुए कहा, तानिया मैडम भी इस वक्त वहीं पर है, लेकिन 20 टर्मिनेटर उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप मैडम की सेफ्टी की चिंता मत कीजिए। कार्तिक ने मैगी की बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं,
वहां पर तेज लड़ाई हो रही होगी, उसे कहो कि वो तुरंत घर वापस आ जाए, उसका वहां रुकना ठीक नहीं है। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ठीक है सर, मैं अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। इतना कहकर मैगी ने तुरंत अपने सबॉर्डिनेट को कांटेक्ट किया। हालांकि मैगी कुछ बोल पाती उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज सुनकर मैगी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। कार्तिक ने जैसे ही मैगी के बदले हुए एक्सप्रेशन देखे तो परेशान होते हुए बोला, क्या बात है, क्या हो रहा है वहां? मैगी ने डरते हुए कार्तिक से कहा, सर हमारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स विध्वंस राणा के लोगों का मुकाबला नहीं कर पाए और विध्वंस राणा तानिया मैडम को वहां से। मैगी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कार्तिक की आंखें हैरानी से फैल गई। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ असलियत नहीं है। भला 2000 टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स 200 लोगों का मुकाबला नहीं कर पाए और दुश्मन उसकी बहन को एक बार फिर से उठा कर ले गया, ये कैसे हो सकता था? कार्तिक ने गुस्से से चीखते हुए पूछा, इम्पॉसिबल, टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इस तरह के लो लेवल की मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं? इनके अलावा हमारे 20 टर्मिनेटर्स भी वहां थे, उन्होंने तानिया को क्यों नहीं बचाया? कार्तिक का ये सवाल सुनकर मैगी ने अपना सिर नीचे करके धीरे से कहा, टर्मिनेटर को इन लोगों ने तोड़ दिया। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो उसके एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कार्तिक ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? उन लोगों ने हमारे टर्मिनेटर्स को भी पीछे छोड़ दिया? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि विध्वंस राणा अपने साथ सुपर ह्यूमन लेकर आया था? कार्तिक 1% भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि विध्वंस राणा के पास इतने ताकतवर लोग हैं जिन्होंने उसकी मशीनों तक को हरा दिया। अगर विध्वंस राणा और उसके लोग इतने ही ताकतवर हैं तो वो नागालैंड के साथ चल रही लड़ाई को अभी तक जीत क्यों नहीं पाया? इतने ताकतवर लोगों के लिए नागालैंड जैसे छोटे से स्टेट को हरा पाना तो बाएं हाथ का खेल हो सकता था। कार्तिक की सांस अटकने लगी। उसने घबराते हुए मैगी से कहा, तानिया कहाँ लेकर गया है? जल्दी से उसे रेस्क्यू करना होगा। कार्तिक को इतना ज्यादा परेशान मैगी ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कार्तिक को अपनी मशीनों पर पूरा विश्वास था, पर आज उसकी मशीनें भी हार गई थी। मैगी ने कार्तिक को शांत करवाते हुए कहा, सर प्लीज शांत हो जाइए, इतने परेशान मत होइए, मैं भी जाकर देखती हूँ क्या सिचुएशन है। पर मुझे लगता है कि इस वक्त हम लोग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने साथ नहीं ले जा सकते, हमें तुरंत टर्मिनेटर आर्मी को शुरू करना होगा। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान हो गया। क्या मैगी सही वक्त पर बचा पाएगी तानिया को? मैगी की टर्मिनेटर आर्मी वाली बात सुनकर कार्तिक ने थोड़ा गुस्से से कहा, जो करना है करो मैगी, मुझे मेरी बहन चाहिए यहाँ। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो वो राक्षस मेरी बहन के साथ कुछ भी घात कर सकता है। मैगी ने तुरंत सहमत होकर अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से अरेंजमेंट करने के लिए चली गई। कार्तिक अपने कमरे में चला गया। इस समय उसका दिल काफी तेज धड़क रहा था। उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कार्तिक पैनिक कर रहा था, उसका दिमाग कंफ्यूज हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है और क्या नहीं। कार्तिक को अपनी टर्मिनेटर पर पूरा विश्वास था क्योंकि वो उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड थे और इन्हीं ट्रम्प कार्ड्स ने आज उसकी उम्मीद तोड़ दी थी। कार्तिक ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि विध्वंस राणा इस हद तक गिर जाएगा। किडनैपिंग में फेल होने के बाद वो खुद कार्तिक की टेरिटरी में आ जाएगा और जबरदस्ती तानिया को उठाकर ले जाएगा। कार्तिक यही सोच रहा था पूरी दुनिया में उसका सिक्का चलेगा क्योंकि उसके पास ट्रम्प कार्ड था। पर कार्तिक ने यह कभी नहीं सोचा था कि उससे भी ज्यादा ताकतवर इंसान उसका खुद का दुश्मन निकलेगा। कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ईस्ट इंडिया का प्रिंस अकेला ही ये सब कुछ कर सकता है। उसे विश्वास हो गया था कि इसके पीछे उसके अपने अंकल हैं। कार्तिक ने कम्युनिकेशन डिवाइस को प्रेस करते हुए मैगी से पूछा, मैगी तुम तैयार हो? मैं खुद जाकर पर्सनली तानिया को बचाऊंगा। मैगी ने जवाब देते हुए कहा, सर हमने पहले ही लोगों को तानिया के कॉलेज भेजना शुरू कर दिया है, आपका पर्सनली वहां जाना ठीक नहीं होगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि दुश्मन की ताकत कितनी ज्यादा है। कार्तिक कहाँ रुकने वाला था। उसने गुस्से से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने साथ किन राक्षसों को लेकर आया है, मैं खुद वहां जाऊंगा, अपनी बहन को बचाऊंगा और मेरे घर में घुसकर मेरी बहन को जिसने अगवा किया है उसे नहीं छोड़ूंगा। सच्ची तो कह रहा था कार्तिक, उसका दुश्मन उसके घर में घुसकर उसकी बहन को उठा ले गया। ये कार्तिक के मुंह पर तमाचे से ज्यादा और क्या हो सकता है। जब तक कार्तिक अपनी बहन को बचा नहीं लेगा तब तक उसे अपनी खोई हुई इज्जत फिर से नहीं मिलेगी। कार्तिक ने ऑर्डर देते हुए कहा, शहर के जितने भी एंट्रेंस और एग्जिट है उन्हें बंद कर दो, विध्वंस बचकर नहीं जाना चाहिए। सबसे अलग बात यह है कि तानिया के कॉलेज के बाहर जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो चुकी थी। बहुत सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। कार्तिक ने जब ये नजारा देखा तो उसका दिल एकदम से धक करके रह गया। सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कितने सालों से कार्तिक के साथ थे और हर कदम पर उसका साथ भी इन लोगों ने दिया था। ये लोग कार्तिक के लिए कार्तिक के परिवार की तरह ही थे। इन्हें दर्द में देखकर कार्तिक को भी काफी दर्द हो रहा था। एक टाइगर सिक्योरिटी गार्ड जो बहुत ज्यादा दर्द में था उसने कार्तिक को देखकर दर्द से कराहते हुए कहा, वो लोग इंसान नहीं थे सर, उन्होंने हमारे टर्मिनेटर को भी तोड़ दिया और तानिया मैडम को भी उठाकर ले गए। सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग भले ही घायल हो गए पर स्क्वाड 3 टीम भी अभी भी उन लोगों के पीछे गई हुई है। स्क्वाड 3 टीम वैसे तो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरह फिजिकल लड़ाई नहीं लड़ती थी, बल्कि वो इंटेलिजेंस टीम थी जो हर तरह की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एनालाइज करती थी और साथ ही साथ ट्रैकिंग और सर्चिंग का काम भी करती थी। स्क्वाड 3 टीम भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स टीम की एलीट टीम में आती थी और इस टीम के अंदर कुछ लोग फिजिकल लड़ाई लड़ते थे और कुछ लोग मेंटल वर्क करते थे। जब स्क्वाड 3 को पता चला कि तानिया के सामने खतरा है तो बाकी सब लोग तो तानिया को बचाने के लिए आ गए थे, पर स्क्वाड 3 टीम छुपकर भीड़ में इस खेल को देखती रही। उनके साथी मार खाकर रोने तक लगे थे, पर ये लोग बाहर नहीं गए और वहीं छुपकर इन लोगों को एनालाइज करने लगे। ऐसा नहीं था कि इन लोगों को तानिया की सेफ्टी की परवाह नहीं थी। असल में इन लोगों को अच्छे से बताया गया था कि इनकी ड्यूटी सिर्फ स्पेशल काम के लिए है और इसीलिए ये लोग अपना वही काम कर रहे थे। इन लोगों की फाइटिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं थी। ज्यादातर तो स्क्वाड 3 टीम की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, पर इस बार बात काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके बाद दुश्मनों ने टर्मिनेटर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऐसे में स्क्वाड 3 टीम की ड्यूटी और ज्यादा मुश्किल हो गई थी। उन्हें अपने दुश्मन की ताकत का पता लगाना था और फिर अगर इस फाइट में स्क्वाड 3 टीम अपने साथियों का साथ देती भी तो भी ये लोग हार जाते, इतना तय था।
इस सिचुएशन में स्क्वाड 3 टीम के लिए सबसे ज्यादा सही यही काम था कि वो लोग भीड़ में छुपकर अपने दुश्मनों को फॉलो करें और जल्द से जल्द तानिया की रियल सिचुएशन के बारे में कार्तिक को इन्फॉर्म करते रहें। एक बार इन लोगों को पता चल जाए कि तानिया को विध्वंस अपने साथ कहां लेकर गया है तो ये लोग तुरंत रीइंफोर्समेंट के लिए अपने साथियों को बुला सकते थे। इस वक्त स्क्वाड 3 टीम छुपकर विध्वंस और उसके लोगों को फॉलो कर रही थी। स्क्वाड 3 टीम के लोगों ने देखा कि विध्वंस अपने लोगों के साथ शहर के ही एक माउंटेनियस एरिया में गया है। यह शहर का सबसे पिछड़ा हुआ और आइसोलेटेड हिस्सा था जहां जल्दी से आम लोग नहीं पहुंच पाते थे। छुपने के लिहाज से यह जगह काफी अच्छी थी। स्क्वाड 3 टीम के एक मेंबर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे लगता है कि विध्वंस और उसके लोग पहली बार हमारे शहर में आए हैं। इन लोगों को इस जगह के बारे में पता कैसे चला? ऑब्वियस सी बात है, किसी ने पहले से ही ये जगह इन लोगों के लिए अरेंज की थी। पर ऐसा कौन कर सकता है? कहीं हम लोगों में से ही तो कोई इनके लिए जासूसी का काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। जरूर इसके पीछे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हाथ है। अभी तक कार्तिक के लिए काम करने वाले लगभग सभी सबऑर्डिनेट्स को पता चल गया था कि कार्तिक और उसके परिवार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में जंग छिड़ी हुई है। और ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं थी। सबको पता था उनके बॉस कार्तिक दुनिया की नंबर 1 फैमिली से आते हैं। कार्तिक की बढ़ती ताकत और पहचान उसके चाचा की आंखों में चुभ रही है और इसी वजह से वो लोग कार्तिक को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग तो गुफा के अंदर जा रहे हैं। जल्दी से कार्तिक सर को इन्फॉर्म करो, अगर हमने थोड़ी सी भी देर की तो तानिया मैडम की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। मैंने पहले ही कार्तिक सर को मैसेज कर दिया है, वो जल्दी ही यहाँ आते होंगे। वैसे तो ये पहाड़ी इलाका था पर फिर भी शहर से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था। कार्तिक ने जल्दी ही अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और तुरंत ही स्क्वाड 3 टीम की भेजी हुई लोकेशन की तरफ निकल गया। कार्तिक ने अपने जितने भी लोग इकट्ठा किए थे वो सारे लोग टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, बल्कि कार्तिक के 5000 टर्मिनेटर थे। जल्दी ही ये सारे लोग स्क्वाड 3 टीम के पास पहुंचे और उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। यहाँ आते ही कार्तिक ने बिना इधर उधर का सवाल किए तुरंत पूछा, तानिया कहाँ है? स्क्वाड 3 टीम के मेंबर्स ने रिप्लाई करते हुए कहा, सर मैडम हमारे सामने वाले माउंटेन पर है। माउंटेन के ऊपर एक गुफा बनी हुई है, वहीं मैडम को ले जाया गया है। गुफा के एंट्रेंस गेट पर बहुत सारे झाड़ और पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम ज्यादा दूर तक दिख नहीं पा रहे सर। कार्तिक और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। टीम की बात सुनकर उसने कहा, ठीक है, हमारे स्पेशल टर्मिनेटर का इस्तेमाल करो। गुफा की जनरल लोकेशन पता लगाने के बाद कार्तिक ने डिसाइड किया कि अब वो तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगा। कार्तिक का ये स्पेशल टर्मिनेटर ऑप्टिकली इनविजिबल था, कोई भी इसे आसानी से नहीं देख सकता था। ये टर्मिनेटर किसी भी शेप को कंसील कर सकता था और दुश्मन के करीब जाकर उस पर अटैक कर सकता था। इस वक्त जो सिचुएशन थी उसमें कार्तिक इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि विध्वंस को तानिया की बिल्कुल भी चिंता होगी या नहीं, क्योंकि वो तो जबरदस्ती तानिया को यहाँ से लेकर जा रहा था। उसके लिए उसकी जिद ही सब कुछ थी और वो अपनी जिद को हर हाल में पूरा करना चाहता था। कार्तिक को पूरा विश्वास था कि अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो विध्वंस तानिया के साथ कुछ गलत करने से पहले सोचेगा भी नहीं। इसीलिए कार्तिक सबसे पहले तानिया को सही सलामत अपने पास लेकर आना चाहता था और उसके बाद ही वो डायरेक्ट लड़ाई लड़ना चाहता था। अगर बात इस स्पेशल इनविजिबल टर्मिनेटर की जाए तो करीब जाने पर अगर कोई ध्यान से देखे तो इसके आसपास की लाइट से पता कर सकता था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर दूर से देखने पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलने वाला था। और इसीलिए गुफा के अंदर घुसने के लिए इनविजिबल टर्मिनेटर सबसे सही ऑप्शन था। गुफा के अंदर लाइट ना के बराबर होती है और इसी वजह से टर्मिनेटर अपना काम अच्छे से कर पाएगा और कोई भी उसे देख भी नहीं पाएगा। जल्दी ही टर्मिनेटर को भेज दिया गया। कार्तिक इस वक्त टेम्पररी कमांड सेंटर के तौर पर जो सर्विलेंस कैमरा एस्टैब्लिश किया गया था उसमें टर्मिनेटर की एक्टिविटी को देख रहा था। टर्मिनेटर लगातार जो ट्रांसमिटेड इमेज सिंक्रोनाइज करके भेज रहा था, कार्तिक उन्हें भी ध्यान से देख रहा था। फोटो देखकर पता चल रहा था कि गुफा सच में बहुत ज्यादा गहरी है और दूरी से इसे साफ साफ देखा नहीं जा सकता है। अगर कोई ध्यान से ना देखे तो उसे पता भी ना चले कि इन गहरी शाखाओं के पीछे एक गुफा भी है। अंदर अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कार्तिक साफ साफ देख सकता था क्योंकि उस टर्मिनेटर ने नाइट विजन डिवाइस पहना हुआ था। ये पूरी गुफा बहुत ज्यादा बड़ी थी। ये समझ पाना मुश्किल था कि विध्वंस राणा कॉन्फिडेंट ज्यादा है या घमंडी, क्योंकि पूरी गुफा के अंदर उसने कहीं भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं लगाए हुए थे। इसी वजह से टर्मिनेटर आसानी से गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद पता चला कि यहाँ तो काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स है। काफी देर तक चलने के बाद टर्मिनेटर को एक जगह पर गहरी रोशनी दिखाई दी। इस गुफा के अंदर बेसिक लाइटिंग इक्विपमेंट्स रखे हुए थे। विध्वंस और उसके सबऑर्डिनेट्स वहीं पर थे। वहीं दूसरी तरफ तानिया को विध्वंस के कुछ सबऑर्डिनेट्स देख रहे थे। अंदर नेचुरल केव बनी हुई थी और वहां पर कुछ चेयर टेबल्स लगी हुई थी। उनमें से एक चेयर पर बैठकर विध्वंस कुछ लोगों से बातें कर रहा था। ये लोग कार्तिक के लिए अनजान थे क्योंकि बहुत दूरी से कार्तिक उन्हें साफ साफ नहीं देख पा रहा था। कार्तिक को ना तो उनकी शक्ल दिखाई दे रही थी और ना ही ये पता चल रहा था कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कार्तिक को इस बात की परवाह भी नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी बहन को देखा तो उसने तुरंत टर्मिनेटर को ऑर्डर दिया कि वो सबसे पहले तानिया को बचाए। कार्तिक से ऑर्डर मिलते ही टर्मिनेटर तुरंत तानिया की तरफ पहुंचने लगा। ये प्रक्रिया काफी लंबी थी क्योंकि टर्मिनेटर को ये सारा काम बहुत ध्यान से करना था। वो भी कोई भी गलती नहीं कर सकता था जिससे कि विध्वंस राणा या उसके लोग अलर्ट हो जाएं। कार्तिक का ये स्पेशल टर्मिनेटर सिर्फ ऑप्टिकल इनविजिबल नहीं था बल्कि म्यूटेड भी था। जब ये चलता था तो कोई भी आवाज भी नहीं होती थी जैसे कि बाकी टर्मिनेटर में होती थी। जैसे जैसे टर्मिनेटर तानिया की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे कार्तिक के दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। कार्तिक मॉनिटर में देखते हुए इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस लग रहा था। कार्तिक इतना ज्यादा नर्वस था कि उसने अपनी सांसें रोकी हुई थी। उसे डर था कि कहीं उसके दुश्मन अलर्ट ना हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कार्तिक की सारी मेहनत खराब हो जाएगी और उसकी बहन की जान को खतरा भी हो सकता था। क्या टर्मिनेटर सही सलामत तानिया को उस गुफा से बाहर लेकर आ पाएगा या फिर विध्वंस और उसके लोगों को पता चल जाएगा? आगे कार्तिक को डर लग रहा था कि अगर वो सांस लेगा तो भी शायद दुश्मनों को पता चल जाएगा और उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। और ऊपर से टर्मिनेटर पर लगे हुए सर्वेलेंस कैमरा से कार्तिक अच्छे से देख पा रहा था कि विध्वंस के लोगों की नजर तानिया पर ही है। कोई भी 1 मिनट के लिए भी तानिया से नजर हटा नहीं सकता है। सिचुएशन को देखकर कार्तिक ठंडे पसीने में भीग गया था। उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। कार्तिक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस एक बार तानिया सही सलामत बाहर आ जाए।
और उसे कुछ भी ना हो। कार्तिक को इतना परेशान देखकर स्क्वाड 3 टीम के एक मेंबर ने कहा, सर विध्वंस राणा और उसके लोग बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। इन लोगों को देखकर लग रहा है कि जैसे इन्हें आभास हो गया था कि उनके आसपास कुछ ना कुछ अजीब है। अगर इन्हें अभी ये नहीं पता चला कि हमने टर्मिनेटर वहां पर भेजा है तो भी ये लोग कुछ देर में जरूर पता कर लेंगे, पर हम ज्यादा परेशान ना हो तो ही अच्छा है। टर्मिनेटर एक मशीन है और कोई इंसान नहीं। अगर पकड़ा भी गया तो किसी को शक नहीं होगा। कार्तिक ने कुछ सोचकर उन लोगों से पूछा, आखिर ये सब लोग ने उसे रिकॉर्ड किया? स्क्वाड 3 के मेंबर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यस सर, हमने सारी लड़ाई रिकॉर्ड कर ली। क्या आप देखना चाहते हैं? इस बात पर कार्तिक ने कहा, नहीं, कर लेते हैं, उसके बाद आराम से देखेंगे। कार्तिक ये बात जरूर जानना चाहता था कि आखिर 200 लोग कार्तिक के हजारों लोगों पर भारी कैसे पड़ गए, और ऊपर से टर्मिनेटर तक को इन लोगों ने ब्रेक कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी पावर इनके हाथ लग गई जो अभी तक कार्तिक के हाथ नहीं लग पाई थी। हालांकि अभी इतना टाइम नहीं था कि कार्तिक तुरंत लड़ाई देखने बैठ जाए। वहीं दूसरी तरफ गुफा के अंदर टर्मिनेटर ने तानिया की साइड अप्रोच कर लिया था, और कार्तिक के कमांड के अकॉर्डिंग उस टर्मिनेटर ने जल्दी से जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक नहीं किया जो तानिया पर नजर रख रहा था, बल्कि आसपास जो लाइट जली हुई थी उन पर कुछ फ्लैश बैंक्स डाल दिए। एक तो गुफा में वैसे ही बहुत ज्यादा डार्क एनवायरनमेंट होता है, और जैसे ही थोड़ी बहुत लाइट जो जल रही थी उसे भी टर्मिनेटर ने बुझा दिया तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। दूर दूर तक कोई भी किसी को भी देख नहीं पा रहा था। ऐसे में टर्मिनेटर के लिए तानिया तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो गया था। टर्मिनेटर ने तो पहले भी नाइट विजन डिवाइस पहना हुआ था जिसकी वजह से वो अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था, पर विध्वंस और उसके लोगों ने ऐसा कुछ भी पहन के नहीं रख रखा था जिससे वो लोग अंधेरे में देख सके। टर्मिनेटर यही नहीं रुका, बल्कि उसने एक बड़ा सा फ्लैश ग्रेनेड वहां डाला था जिसकी वजह से तेज भयंकर लाइट उत्पन्न हुई। इतनी तेज रोशनी की वजह से कोई भी अपनी आंख नहीं खोल पा रहा था। सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत बार इन लोगों ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, किसी को भी सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी तेज रोशनी ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट तक रहती है, और टर्मिनेटर के लिए इतना वक्त काफी था। उसने तुरंत तानिया के आसपास खड़े हुए लोगों पर अटैक कर दिया और उन्हें मारने लगा। विध्वंस राणा के लोग इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं थे जितना कार्तिक ने सुबह की लड़ाई के बारे में सुनकर इन लोगों को समझा था। अचानक से हुए अटैक की वजह से कोई भी तैयार नहीं था और अगले ही पल फाइट शुरू हो गई, जिस वजह से विध्वंस के सारे लोग मार खाने लगे। किसी में भी काउंटर अटैक करने की हिम्मत नहीं बची थी। जल्दी ही आधे मिनट के अंदर टर्मिनेटर तानिया को रेस्क्यू करके बाहर ले आया, और किस्मत से तानिया जब से यहाँ आई थी तब से उसकी आंखों पर पट्टी बंध गई थी, और इसी वजह से फ्लैश बैंक से उसकी आंखें इफेक्ट नहीं हुई। तानिया को ये तो नहीं पता था कि वो किसके साथ बाहर आ रही है, पर उसे इतना समझ में आ गया था कि कोई उसकी जान बचाना चाहता है, और इसीलिए वो चुपचाप उस आदमी का साथ देने लगी। तानिया जानती थी कि जरूर उसके भाई ने ही इन लोगों को भेजा है, इसलिए इस पूरी फाइटिंग और बाकी लड़ाई के वक्त तानिया एकदम शांत थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जब देखा कि टर्मिनेटर तानिया को सही सलामत गुफा से बाहर लेकर आ गया है तो कार्तिक एकदम रिलैक्स हो गया। अब जाकर कहीं उसने ठीक से सांस लेना शुरू किया था। कार्तिक को अब किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसकी बहन उसके पास आ गई थी, और इसीलिए कार्तिक ने गुस्से से अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देते हुए कहा, सब लोग उस गुफा पर अटैक कर दो, उस विध्वंस राणा को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं उसके इतने टुकड़े करूंगा कि वो दोबारा किसी की तरफ देख भी नहीं पाएगा। कार्तिक का गुस्सा देख के समझ में ही आ रहा था कि इस वक्त उसे विध्वंस राणा से कितनी ज्यादा नफरत हो रही है। कार्तिक का ऑर्डर मिलते ही बाहर खड़े हुए सारे टर्मिनेटर गुफा के अंदर चले गए ताकि विध्वंस राणा को पकड़ कर ला सके। कार्तिक को इस बात की चिंता नहीं थी कि गुफा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। वो तो जल्दी से भागता हुआ तानिया के पास गया और उसे अपने सीने से लगाकर परेशान होते हुए बोला, तानिया तुम ठीक तो हो ना? उस राक्षस ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अपनी बात कहते कहते कार्तिक ने जल्दी से तानिया की आंख पर बंधा हुआ कपड़ा भी उतार दिया। तानिया ने जैसे ही अपनी आंख के सामने कार्तिक को परेशान होते हुए देखा तो उसने कसकर कार्तिक को गले लगाकर कहा, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया भैया, आप बहुत जल्दी आ गए, अगर वो लोग कुछ करना भी चाहते तो नहीं कर पाते। तानिया के मुंह से ये बात सुनकर कार्तिक को अब जाकर कहीं सुकून आया। उसने गहरी लंबी सांस लेते हुए ध्यान से तानिया के हाथ पैरों को देखा जो सही सलामत थे, और फिर से उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। जहां एक तरफ कार्तिक और तानिया बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ गुफा के अंदर से लड़ाई की आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। तानिया ने जल्दी से कुछ सोचा और सोचते हुए कार्तिक से कहा, भैया विध्वंस राणा और उसके लोग बहुत ज्यादा अजीब हैं, उनका हर एक आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, मुझे तो लगता है कि वो इंसान है ही नहीं। तानिया की बात सुनकर कार्तिक ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेस्ट अल्टीमेट वॉरियर्स को साथ लेकर आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस बार मेरे टर्मिनेटर मुझे निराश नहीं करेंगे। और फिर इस कमीने विध्वंस राणा ने इस गुफा में जाकर सबसे बड़ी गलती कर दी, अब तो इसे मरने से भी कोई बचा नहीं सकता। टर्मिनेटर अंदर क्या कर रहे हैं, कार्तिक ये सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा था। कार्तिक के साथ साथ इस वक्त तानिया भी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रही थी। अंदर की सिचुएशन देखकर कार्तिक को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। ऐसा नहीं था कि सिचुएशन अंदर खराब थी, कार्तिक की साइड से उसके टर्मिनेटर अभी भी इस लड़ाई में आगे लड़ रहे थे। हालांकि विध्वंस राणा के सबऑर्डिनेट्स की ताकत कार्तिक को काफी ज्यादा हैरान कर रही थी। एक बार फिर से इन सारे सबऑर्डिनेट्स की मसल्स फूल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मसल्स के साथ साथ इनकी हड्डियों की साइज भी बढ़ गई हो। जैसे जैसे दुश्मनों के शरीर में बदलाव होता रहा वैसे वैसे उनकी ताकत किसी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो रही थी और टर्मिनेटर पर भारी पड़ रही थी। विध्वंस राणा के सबऑर्डिनेट टर्मिनेटर पर हाथ उठा रहे थे और 24 बार हाथ उठाते ही टर्मिनेटर ब्रेक होने लगते थे। मगर ऐसा तो तब भी नहीं होता था जब टर्मिनेटर को 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दिया जाता था। फिर ऐसे में इन सबऑर्डिनेट्स की ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती थी कि भारी मेटल से बने टर्मिनेटर्स भी पीछे हटने लगे थे। कार्तिक को अब समझ में आ रहा था कि उसके सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन लोगों से इसी वजह से हारे थे। वहीं दूसरी तरफ विध्वंस राणा और उसके लोगों की ताकत बहुत ज्यादा डरावनी थी। इन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि ये कोई ट्रेनिंग का असर नहीं है, बल्कि इन लोगों ने जरूर ड्रग्स लिया है। पर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था
कि ऐसी कौन सी दवाई है इस दुनिया में जिसे लेने के बाद इतनी ज्यादा ताकत बढ़ जाती है, क्योंकि ड्रग्स भी एक लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। ये बात कार्तिक को बहुत ज्यादा हैरान कर रही थी, और इससे भी ज्यादा हैरान ये कर रहा था कि इस पूरी गुफा में कार्तिक को विध्वंस के लोग तो नजर आ रहे थे, पर विध्वंस राणा कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ विध्वंस राणा ही नहीं, बल्कि कुछ देर पहले उससे जो लोग बात कर रहे थे वो सब भी एकदम गायब हो गए थे। कार्तिक ने क्यूरियस होते हुए पूछा, वो लोग कहाँ हैं? अचानक से कहाँ चले गए? कार्तिक का सवाल सुनकर सबॉर्डिनेट ने अचानक से कार्तिक से कहा, सर इस गुफा के अंदर एक छुपा हुआ रास्ता है। ये बात सुनकर कार्तिक भागते हुए अपने उस सबॉर्डिनेट के पास गया और देखा कि एक बड़ी सी चट्टान जो गुफा के अंदर ही थी वहां से होते हुए एक रास्ता बाहर की तरफ जा रहा था। देखा जाए तो असल में ये एक इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल होल था। कार्तिक ने ध्यान से देखा, इस छोटे से छेद से होकर सिर्फ एक आदमी ही बाहर जा सकता था। ये छोटा सा छेद लगभग 1.5 मीटर लंबा था और इस पूरे होल में अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये होल कहीं खत्म ही नहीं होता है। कार्तिक समझ गया था कि टर्मिनेटर के अटैक करने पर विध्वंस राणा को समझ में आ गया था कि यहाँ सिचुएशन ठीक नहीं है, और इसीलिए वो तुरंत यहाँ से भाग गया। कार्तिक ने अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हुए कहा, उसे ढूंढो, मुझे हर हाल में वो जिंदा चाहिए। कार्तिक जानता था कि विध्वंस राणा काफी दूर से आया है और अपने साथ बहुत ज्यादा लोग लेकर भी नहीं आया। ज्यादातर लोग यहाँ टर्मिनेटर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में विध्वंस के साथ कुछ ही लोग गए होंगे तो उन्हें पकड़कर लाना मुश्किल नहीं होगा। कार्तिक ध्यान से लड़ाई देख रहा था। इस लड़ाई के अंदर विध्वंस के ज्यादातर सारे लोग घायल हो चुके थे। हालांकि नुकसान तो कार्तिक की तरफ के टर्मिनेटर्स को भी हुआ था, पर इस वक्त कार्तिक ये नुकसान उठाने के लिए तैयार था। कार्तिक जल्दी ही भागते हुए गुफा के अंदर की गहराई की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे उसके सारे सबॉर्डिनेट जा रहे थे। ये पूरी गुफा अलग अलग मोड़ ले रही थी और यहाँ ज्यादा जल्दी चलना भी बहुत मुश्किल था। सारे सबॉर्डिनेट्स विध्वंस राणा को ढूंढ तो रहे थे, पर उसके साथ साथ कार्तिक को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि कार्तिक पर दुश्मन अटैक ना कर दे। काफी देर चलने के बाद अचानक से इन लोगों को थोड़ी थोड़ी रोशनी ऊपर से आती हुई महसूस हुई। जैसे ही ये लोग गुफा से बाहर निकले तो इन्हें समझ में आया कि चलते चलते ये लोग समुद्र की तरफ पहुंच गए हैं। कार्तिक ने गौर से देखा तो कोस्ट लाइन के पास एक सबमरीन धीरे धीरे समुद्र के अंदर की तरफ जा रही थी। ये देखकर कार्तिक ने गुस्से से 2-4 पंच अपने बगल वाली दीवार पर मार दिए, क्योंकि एक बार फिर से कार्तिक कुछ सेकंड लेट हो गया था और इसी वजह से वो विध्वंस राणा को पकड़ नहीं पाया। कार्तिक को गुस्सा आ रहा था कि एक बार फिर से वो राक्षस उसके हाथों से जिंदा निकल गया और वो कुछ नहीं कर पाए। कार्तिक को इतना समझ में आ गया था कि विध्वंस राणा इसी सबमरीन से और इसी रास्ते से उसकी टेरिटरी में आया था। कार्तिक अगर अपनी खुद की जहाज लेकर यहाँ से विध्वंस राणा का पीछा भी करता है तो भी कार्तिक उसे पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इन सब में बहुत देर हो जाएगी। एक बार सबमरीन पानी के अंदर चली गई तो किसी भी हाल में उसका पता लगा पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेगा कार्तिक अब? क्या वो विध्वंस राणा का पीछा करेगा? कौन थे? एक सबॉर्डिनेट ने कार्तिक से पूछा कि सर वो कमीना तो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए? एक बार फिर कार्तिक को इस बात की कमी महसूस हो रही थी कि उसकी ताकत पूरी दुनिया में फैल चुकी है, पर अभी भी पानी में वो कमजोर ही है। जब तक वो पानी में अपनी ताकत नहीं बढ़ाएगा तब तक इसी तरह दुश्मनों को भागते हुए बेबस होकर देखते रहेगा। कार्तिक अब कर भी कुछ नहीं सकता था। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और खुद को रिलैक्स किया। वो जानता था कि समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, पर यह काम रातों रात नहीं हो सकता। इसमें वक्त लगेगा और तब तक कार्तिक को ना चाहते हुए भी इंतजार करना ही पड़ेगा। कार्तिक हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए उसने अपने सबॉर्डिनेट को कहा, चलो वापस चलते हैं। गुफा के अंदर जो लड़ाई चल रही थी वो अब अपने अंत की तरफ आ गई थी। बहुत सारे टर्मिनेटर टुकड़ों में बिखर चुके थे। ऐसे में कार्तिक इन्हें यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता था। कार्तिक ने अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया और उन बिखरे हुए टर्मिनेटर्स को वापस ले जाने लगा, ताकि उन्हें फिर से असेंबल कर सकें और फिर से उनकी ताकत का इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जा सके। और रही बात विध्वंस राणा के सबॉर्डिनेट की, तो कार्तिक इन्हें भी ऐसे नहीं छोड़ सकता था। कार्तिक को पता लगाना था कि आखिर ये सब लोग इतने अजीब क्यों हैं, उनके अंदर कौन सी अजीब ताकत है। कार्तिक इन सबको अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेकर जाना चाहता था, ताकि अच्छे से उनकी और उनके शरीर की रिसर्च की जा सके और उनकी स्पेशल एबिलिटी के बारे में पता लगाया जा सके। चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, कार्तिक अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझ सकता था। ये हारे हुए लोग भी कार्तिक के बहुत काम आ सकते थे। अक्सर कहा जाता है कि चाहे खुद को अच्छे से जानो या ना जानो, पर अपने दुश्मन को अच्छे से जान लेना चाहिए। अगर दुश्मन के बारे में पता चल जाए तो हर लड़ाई तुम आसानी से जीत सकते हो। अगर कार्तिक को एक बार विध्वंस राणा के इन लोगों की असली ताकत के बारे में पता चल गया तो कार्तिक आगे से अपने दुश्मनों के खिलाफ काउंटर अटैक कर पाएगा और विध्वंस राणा के साथ साथ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी आराम से लड़ लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस ताकत का पता था। अगर अगली बार फिर से विध्वंस राणा या उसके लोगों ने कार्तिक पर अटैक किया तो कार्तिक उनकी कमजोरी पर काउंटर अटैक करके खुद को सेव कर लेगा। कार्तिक अपने लोगों के साथ वापस आइलैंड पर आ गया, पर इस बार वो मेंशन नहीं गया बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ चला गया, ताकि तुरंत गुफा से पकड़े हुए लोगों को रितिका और रजत को हैंड ओवर कर सके। कार्तिक को पूरा विश्वास था कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसके जीनियस रिसर्चर्स इन लोगों की ताकत का पता जरूर लगा लेंगे। कार्तिक अपने साथ लड़ाई का रिकॉर्ड वीडियो भी लेकर आया था और सैंपल के तौर पर इन लोगों को भी लेकर आया था। यहाँ पर लगभग 200 लोग कार्तिक अपने साथ लेकर आया था। अगर किसी एक पर रिसर्च फेल हुई तो दूसरा या तीसरा या चौथा कोई ना कोई तो सक्सेसफुल जरूर होगा। विध्वंस के लोगों को देखकर लग रहा था जैसे इन लोगों को मौत से डर लगता है, और अब इसी डर का फायदा कार्तिक अपनी रिसर्च में उठाने वाला था। इन लोगों का डर उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। ये पहले जैसी ताकत का जोश नहीं दिखा पा रहे थे। अगर रजत के सामने ये वीडियो नहीं होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये लोग इतने ताकतवर भी हो सकते हैं। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद कार्तिक ने क्यूरियस होते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ पता चला? आखिर ये इतना एब्नॉर्मल बिहेव क्यों कर रहे हैं? रितिका ने अभी तक इन सब लोगों के ब्लड सैंपल और मसल सैंपल ले लिए थे और उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू अलग अलग एनालाइज कर रही थी। कुछ देर तक एनालाइज करने के बाद रितिका ने अपनी डिफरेंट ओपिनियन को रखते हुए कहा, पता नहीं कार्तिक, कुछ अजीब है इन लोगों के साथ, ये लोग बिल्कुल निडर हो गए।
जिसकी वजह से हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। फिलहाल बॉडी इनकी नॉर्मल है और हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही कोई रिसर्च इन पर काम करेगी। कुछ तो है जो इन्हें पहले जैसा बनने में ट्रिगर कर रहा है। रितिका की बात सुनकर कार्तिक ने कहा, कुछ भी करो, मुझे इनके बारे में पता करना है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो मैं वो लाकर देने को तैयार हूँ। रितिका ने मना करते हुए कहा, कार्तिक इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगी मैं। कुछ ना कुछ तो है, शायद कोई दवा या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इन्हें सिग्नल दे रहा था और जिसकी वजह से ये सिमुलेट हो रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम सुनते ही रजत के कान खड़े हो गए और उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से सिमुलेट करके इंसान की बॉडी को इतना ज्यादा वायलेंट बनाया जा सकता है? इस सवाल को सुनकर रितिका ने बहुत ही सर्टेन जवाब देते हुए कहा, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हमारे इंसानों की जो मसल्स मूवमेंट हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के जरिए ही काम करती है। इसलिए रितिका आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रजत ने जवाब देते हुए कहा, तो अब मुझ पर छोड़ दो, मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है मैं सब कुछ इस पर लगा दूंगा। अगर ये सच में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ है तो मैं इस मिस्ट्री को क्रैक करके रहूंगा। रजत की बात सुनकर कार्तिक ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम इस मिस्ट्री को क्रैक कर सकते हो? तुम्हें तो पता है कि ये कोई कंप्यूटर नहीं है, ये इंसान की असली बॉडी है। क्या तुम इन सिग्नल्स को यूज करके कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो? रजत ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कार्तिक मुझ पर विश्वास करो, अगर हम सही गैस कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लूंगा। मुझे किंग ऑफ द हैकर का टाइटल मिला हुआ है और ये कोई मजाक नहीं है यार। रजत का कॉन्फिडेंस देखकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है, तो मैं ये सारा मामला तुम पर छोड़ता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे रिजल्ट चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर रजत ने अपने सीने को ठोककर कार्तिक से वादा करते हुए कहा, इसके बारे में तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं लूंगा और हो सकता है कि ये काम एक ही दिन में कर दूं। कार्तिक को अभी थोड़ा सा शक जरूर था, पर वो रजत पर विश्वास करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। इन दुश्मनों ने अपने अंदर जो सीक्रेट छुपाए हुए हैं उसे इतने कम टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता था। हालांकि रजत ने भले ही कॉन्फिडेंस दिखाया हो कि वो 1-2 दिन में इस काम को कर देगा, पर कार्तिक को विश्वास नहीं हो रहा था। कार्तिक तो बस यही सोच रहा था कि सीक्रेट का पता चल जाए, चाहे 10 ही दिन क्यों ना लगे। जल्दी ही रिसर्च इंस्टीट्यूट से कार्तिक वापस अपने मेंशन आ गया। जैसे ही प्रिंस अब्दुल को पता चला कि विध्वंस अपने लोगों को लेकर आया था और उसने एक बार फिर तानिया को किडनैप करने की कोशिश की थी, तो ये सुनते ही प्रिंस अब्दुल भागते हुए कार्तिक का हालचाल पूछने उसके मेंशन आ गए। कार्तिक जब मेंशन वापस आया तो प्रिंस अब्दुल पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कार्तिक को देखते ही प्रिंस अब्दुल ने थोड़ी चिंता करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, मैंने सुना कि विध्वंस यहाँ आया था। वैसे तो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो टेम्परेरी तौर पर सॉल्व हो गया था, पर प्रिंस अब्दुल को इस सिचुएशन के बारे में स्पेसिफिक तौर पर पता नहीं था और कार्तिक की परमिशन के बिना कार्तिक के सबॉर्डिनेट ने ये बात प्रिंस अब्दुल को बताई भी नहीं। इसीलिए उन्हें सिर्फ इतना पता था कि विध्वंस तानिया के कॉलेज के बाहर दिखाई दिया था। जब किसी ने भी नहीं बताया तो प्रिंस अब्दुल ने ये बात कार्तिक से ही पूछ ली। कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल का सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहा, हाँ, उस कमीने ने इतनी हिम्मत की है कि वो मेरे टेरिटरी में आकर मेरी बहन को किडनैप करके ले जाने की हिम्मत दिखा रहा था। प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक से पूछा, तो अब वो कहाँ है? क्या आपने उसे पकड़ा नहीं? ये सवाल सुनते ही कार्तिक ने गुस्से से कहा, वो भाग गया। कार्तिक का ये जवाब सुनकर प्रिंस अब्दुल ने आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि विध्वंस के भाग जाने की वजह से कार्तिक वाकई गुस्से में है। हालांकि उन्हें मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। इतने करीब आकर भी विध्वंस कार्तिक के हाथों से बचकर निकल गया। कार्तिक के हाथों से बहुत बड़ा चांस निकल गया था। दुश्मन खुद उसके घर की चौखट पर आ गया था। अगर कार्तिक विध्वंस को यहीं पकड़ लेता तो बहुत हद तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी सोच पर कब्जा कर सकता था और अपने एक दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर सकता था। पर अनफॉर्चुनेटली कार्तिक की सारी मेहनत पानी में मिल गई थी। कार्तिक का बिजनेस पार्टनर होने की वजह से प्रिंस अब्दुल को भी इस बात का काफी पछतावा हो रहा था, पर अभी भी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कार्तिक जैसे ताकतवर आदमी के होते हुए भी विध्वंस उसके इलाके से कैसे भाग सकता है। पर पता नहीं क्यों प्रिंस अब्दुल को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कार्तिक से पूछ लिया, मिस्टर मित्तल, प्लीज बुरा मत मानिएगा, और जितना मुझे पता है इस पूरे शहर पर आपका राज है। आपकी ताकत किसी से छुपी हुई नहीं है, इसके बावजूद विध्वंस कैसे भाग सकता है? कार्तिक जानता था कि प्रिंस अब्दुल सच में उसकी मदद करना चाहते हैं, इसीलिए अब तक जो कुछ भी हुआ कार्तिक ने वो सब कुछ प्रिंस अब्दुल को बता दिया। प्रिंस अब्दुल को ऐसा ना लगे कि कार्तिक उससे कुछ छुपा रहा है, इसीलिए कार्तिक ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रिंस अब्दुल को दिखा दी और कहा, इसे ध्यान से देखो, विध्वंस अपने साथ जो लोग लेकर आया था वो काफी अजीब थे। मैं अभी भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। इतना बोलते बोलते कार्तिक को कुछ याद आया और उसने प्रिंस अब्दुल से पूछा, सैन कंट्री तो काफी टाइम से नागालैंड को सपोर्ट कर रही है ना, तो क्या आप लोगों ने कभी इस बारे में पहले नहीं सुना? क्या सच में विध्वंस के पास इसी तरह की स्ट्रेंज पावर है? प्रिंस अब्दुल ध्यान से उस वीडियो को देख रहे थे और जैसे जैसे इस लड़ाई को देख रहे थे उनकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल इंसान अचानक से एक वायलेंट वॉरियर में कैसे तब्दील हो सकता है। हालांकि कार्तिक का सवाल सुनने के बाद प्रिंस अब्दुल अपनी सोच से बाहर आए और थोड़ी देर के बाद जवाब देते हुए बोले, बिल्कुल नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, आज से पहले ईस्ट स्टेट वालों के पास ऐसी कोई ताकत थी नहीं। प्रिंस अब्दुल का जवाब सुनकर कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और कहा, फिर तो ये काफी हैरानी वाली बात है, रातों रात ये लोग आसमान से तो टपक कर नहीं आए होंगे ना। अगर ईस्ट स्टेट के पास ये ताकत नहीं है तो फिर जरूर कोई बड़ी पावर इन्हें सपोर्ट कर रही है। जैसे ही कार्तिक ने ये बात बोली तो प्रिंस अब्दुल और आसपास खड़े सभी लोग समझ गए कि कार्तिक किसकी बात कर रहा है। सबको पता था कि ईस्ट स्टेट का सपोर्ट पूरी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर रहे हैं। विध्वंस अपने साथ जो 200 लोग लेकर आया था, अगर वो ईस्ट स्टेट से नहीं है तो फिर ये सारे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भेजे हुए लोग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऐसी ताकत के बारे में पता चलने के बाद कार्तिक का दिलो दिमाग एकदम से सीरियस पोजीशन में आ गया। पहले कार्तिक को लगता था कि वो टर्मिनेटर की मदद से पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, हालांकि आज कार्तिक को एहसास हो गया कि उससे भी बड़ी ताकत तो उसके दुश्मनों के पास में है और ऐसे दुश्मन के पास जिसे हराना कार्तिक का सबसे बड़ा मकसद है। कार्तिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इतनी बड़ी ताकत को छुपाए रखा था।
अब कैसे निपटेगा कार्तिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से? क्या करेगा कार्तिक? क्या वो ढूंढ पाए? विध्वंस आज सिर्फ 200 स्पेशल लोगों को लेकर आया था, तो उन लोगों ने कार्तिक के 2000 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स और टर्मिनेटर्स का बुरा हाल कर दिया था। कार्तिक को पूरा विश्वास था कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विध्वंस को 200 स्पेशल लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं तो 2000 लोग भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका मतलब साफ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन स्पेशल ह्यूमन की पूरी आर्मी तैयार कर ली है। कार्तिक ने जैसे ही सोचा कि उसके सामने 10,000 से ज्यादा स्पेशल ह्यूमन खड़े हैं जो एक्टिव होकर अगले ही पल बेसर्क मोड में आ गए हैं, तो ये सोचते ही कार्तिक का दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। कार्तिक ने आज की लड़ाई से इतना तो अनुमान लगा लिया था कि कार्तिक के 3 टर्मिनेटर भी इन स्पेशल ह्यूमन के गार्ड का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। 3 टर्मिनेटर की ताकत एक सुपर ह्यूमन में थी और ये सोचकर ही कार्तिक को काफी डर लग रहा था, क्योंकि कार्तिक ने तो अपना सारा पैसा टर्मिनेटर्स को बनाने में लगा दिया था। उसे पता भी नहीं चला कि उसके दुश्मन उससे 3 कदम आगे चल रहे हैं। कार्तिक को इस बात का डर लग रहा था कि अगर उसका डर सही निकला और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सच में सुपर ह्यूमन की आर्मी तैयार कर ली तो उसके हाथ में जो टर्मिनेटर है वो किसी मजाक से कम नहीं होंगे। कुछ सोचकर प्रिंस अब्दुल ने कार्तिक को सजेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, आज की सिचुएशन और कॉन्फ्लिक्ट देखने के बाद मुझे लगता है कि हमें नागालैंड की मदद करने का डिसीजन कुछ टाइम के लिए डिले कर देना चाहिए। प्रिंस अब्दुल कार्तिक को प्रॉक्सी वॉर रोकने के लिए कह नहीं रहे थे, पर वो चाहते थे कि एक बार इन स्पेशल ह्यूमंस की ताकत का पता तो लग जाए ताकि कार्तिक सोच समझ कर अपने कदम उठा सके। आज का किस्सा जानने के बाद कार्तिक के साथ साथ प्रिंस अब्दुल भी कहीं ना कहीं डरे हुए थे। कहीं ऐसा ना हो कि नागालैंड से हाथ मिलाने के चक्कर में कार्तिक बहुत कुछ खो दे और एक नई लड़ाई शुरू हो जाए। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी कोई प्रॉक्सी वॉर शुरू करना नहीं था, बल्कि इन स्पेशल ह्यूमन के बारे में पता लगाना था, क्योंकि आज से पहले ईस्ट स्टेट की इस तरह की पावर के बारे में कभी पता नहीं चला था। और अगर ईस्ट स्टेट के पास ऐसी कोई ताकत है तो फिर कार्तिक को सोच समझ कर कदम उठाने होंगे। ये सारी बातें सोचने के बाद कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, मुझे भी लगता है कि हमें ये प्रॉक्सी वॉर कुछ टाइम के लिए रोक देनी चाहिए, पर तुम चिंता मत करो, मेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इस स्ट्रेंज और स्पेशल ह्यूमन की ताकत के पीछे का रीजन पता लगाने में जुट गई है। जैसे ही कोई रिजल्ट पता लगेगा तो हम जरूर इस प्रॉक्सी वॉर के बारे में आगे बात करेंगे। जल्दी ही बात करके कार्तिक ने प्रिंस अब्दुल को वापस भेज दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रजत अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाया था कि इन स्पेशल ह्यूमन को कैसे ट्रिगर किया गया था। वहीं दूसरी तरफ रितिका ने कुछ प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स निकाल लिए थे और उसने कार्तिक को रिसर्च इंस्टीट्यूट बुलाया था। कार्तिक जल्दी ही रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंच गया और वहां जाते ही बोला, क्या पता चला है, जल्दी से बताओ। रितिका ने आराम से एक सैंपल निकाला जो किसी इंस्ट्रूमेंट से बंधा हुआ था और एक डेटा एनालिसिस की तरफ इशारा करते हुए बोली, एक गुड न्यूज है कार्तिक। ये बात सुनकर कार्तिक थोड़ा खुश हुआ और बोला, क्या गुड न्यूज है? रितिका ने कार्तिक को समझाते हुए कहा, ये लोग जिस विक्षिप्त अवस्था में है वो लिमिटेड है। धीरे धीरे रितिका कार्तिक को एक्सप्लेन करने लगी और कार्तिक भी उसकी बात को समझने लगा। रितिका ने आगे बताया, इनके बेसर्क वॉर मोड को लिमिटेड बार ही एक्टिवेट किया जा सकता है, पर एक बार एक्टिवेट करने के बाद ये लोग ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे तक लड़ सकते हैं और इन्हें बेसर्क वॉर मोड में लाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। कुछ ही सेकंड में ये काम शुरू हो जाता है। जैसे ही इनका टाइम पूरा होता है ये बिल्कुल किसी निर्जीव और मरे हुए इंसान की तरह हो जाते हैं और फिर इनके शरीर में कोई ताकत नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात, अगर तुरंत इन्हें फिर से बेसर्क मोड में लाने की कोशिश की जाए तो ये एक्टिव नहीं होते। एक बार लड़ने के बाद इन्हें कुछ देर का टाइम चाहिए ताकि ये अपनी कमजोरी को रिकवर कर सके। कार्तिक जैसे जैसे रितिका की बात सुन रहा था वैसे वैसे उसके दिल का बोझ कम होते जा रहा था। कार्तिक को दिल ही दिल में सुकून मिल रहा था। उसने खुद से सोचा, सही तो है, कोई भी इंसान कब तक अब नॉर्मल तरीके से लड़ सकता है? इन लोगों पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो होता ही है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर एक तरफ से वो ताकतवर है तो दूसरी तरफ से उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होती है, और ऐसा ही इन सुपर ह्यूमन के साथ भी था। कार्तिक को काफी हद तक ये पता चल गया था कि इन सुपर ह्यूमन पर कंट्रोल कैसे करना है। कहीं ना कहीं कार्तिक को अपने दुश्मन की कमजोरी का पता चल गया था और अब कार्तिक के पास एक मेजर काउंटर हो गया था अपने दुश्मन को हराने के लिए। कार्तिक का दुश्मन उतना भी खतरनाक नहीं था जितना कुछ दिनों में कार्तिक ने सोच लिया था। कार्तिक के पास अभी भी अपनी ही इन्हीं टर्मिनेटर्स की मदद से दुश्मनों को जीतने का मौका था। एक तरफ कार्तिक अपने दुश्मनों की कमजोरी का पता लगा रहा था तो वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी पीछे थोड़ी थे। ये बात पूरी तरह से सच थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही विध्वंस की मदद के लिए ये स्पेशल ह्यूमन गार्ड्स विध्वंस को प्रोवाइड करवाए थे। असल में इन सुपर ह्यूमन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10 साल से भी ज्यादा वक्त से काम कर रहे थे, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। दुनिया के किसी एक कोने में सबकी नजरों से छुपकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बनवाई थी जो स्पेशल ड्रग्स पर रिसर्च कर रही थी। उस ड्रग को ह्यूमन में इंजेक्ट करके इन इंसानों को स्ट्रांग बनाया जाता था। पिछले कुछ सालों से ये रिसर्च बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर जब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक बेटे ने इस रिसर्च के एक पार्ट को सक्सेसफुल बनाया तब से ये रिसर्च काफी जल्दी डेवलप हो रही थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल मेडिसिन को डेवलप किया गया था जिसे कॉम्बैट बैटल के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसके लिए 10,000 से भी ज्यादा फिजिकल टेस्ट करवाए थे। न जाने कितने ही मासूम इंसानों की जान खतरे में डाली गई थी और उन्हें 2 वक्त की रोटी का लालच देकर उनकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। हजारों लाखों लोगों की मौत के ऊपर यह मेडिसिन बनी थी। एक ताकत के हाथ में आ जाने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह लग रहा था कि उनके हाथों में कोई ट्रम्प कार्ड आ गया है, पर जैसे ही कार्तिक अपनी ताकत दिखा रहा था वैसे वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए खाना पीना और सोना मुश्किल हो गया था। कार्तिक के टर्मिनेटर पावर के बारे में पता चलने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। इन्हें लग रहा था कि अब तो ये कल के आए हुए लड़के से हार रहे हैं। शुरू में इन लोगों ने कार्तिक के 2 स्पेशल पावर को चुराने की कोशिश की, पहली सुपर बैटरी और दूसरी टर्मिनेटर टेक्निक, पर इन दोनों को ही चुराने में ये लोग नाकामयाब रहे।
एक बार चोरी करने में नाकामयाब होने के बाद दोबारा इन लोगों को इस तकनीक को चुराने का मौका ही नहीं मिला, और इसीलिए कार्तिक से लड़ने के लिए इन लोगों ने अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया ताकि ये देख सके कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। कार्तिक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों जानते थे कि आज नहीं तो कल एक बड़ी लड़ाई तो होगी जिसमें कोई एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। ऑफिशियली इस बड़ी लड़ाई को लड़ने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस बात का पता लगाना चाहते थे कि कार्तिक के पास जो टर्मिनेटर है क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुपर ह्यूमन को टक्कर दे सकते हैं। शायद इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी थोड़ी सी इंसानियत और दयालुता दिखाई और अपने सुपर ह्यूमंस को विध्वंस राणा को सौंप दिया। मानना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत पहुंची हुई चीज थी, इसीलिए इतने सालों से ये लोग इस काउंसिल की कुर्सी पर बैठे हुए थे और पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। शायद आपको पता नहीं, पर विध्वंस को हाइजू इन्हीं लोगों ने तो भेजा था ताकि अपने ट्रम्प कार्ड की टेस्टिंग कर सके। जानबूझकर इन्होंने तानिया के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट करवाया ताकि इन्हें अपने सुपर ह्यूमन की पावर का पता लग सके। जो रिजल्ट आया वो इन लोगों के लिए काफी सेटिस्फैक्टरी था। सुपर ह्यूमन वाकई बहुत पावरफुल थे। शुरुआत में कार्तिक बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि लास्ट में कार्तिक ने उन सब को मार डाला था, पर फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो खुश थे। उनको अच्छा खासा फील्ड एक्सपीरियंस मिल गया था। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके 200 वॉरियर मारे गए और उन लोगों की जान चली गई थी। ये तो बस खुश थे कि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। सच में इन लोगों को तो इंसान कहने से पहले भी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्या वाकई में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंसानों की श्रेणी में आते भी हैं या नहीं। दुनिया चाहे जितनी भी कलयुग में जिले, पर इतने भी बदतर हालत नहीं हुए हैं कलयुग के कि लाखों इंसानों के मरने पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे लोग खुशियां मनाएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे लोगों के लिए कार्तिक मित्तल का होना तो जरूरी है, क्योंकि हर राक्षस के साथ एक देवता भी धरती पर जरूर आता है। भले ही उस देवता की ताकत कम क्यों ना हो, पर लास्ट में जीतना देवता को ही होता है, राक्षस को नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो मेडिसिन थी उससे ये लोग अनगिनत इंसानों को सुपर ह्यूमन बना सकते थे, और इसीलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि उनके कितने सुपर ह्यूमन मारे गए। आपस में बात करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर ने बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ कहा, हमारा सुपर ह्यूमन प्लान काफी अच्छा जा रहा है। हम लोगों को जल्द से जल्द अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। सुपर ह्यूमन की पूरी आर्मी तैयार करनी होगी और इसके लिए मास प्रोडक्शन होना जरूरी है। हमें अपने नेक्स्ट स्टेप के तौर पर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें करना होगा। ये तो सिर्फ सुपर ह्यूमन की फर्स्ट जनरेशन है, पर अभी भी हम लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सुपर ह्यूमन भले ही कुछ सेकंड्स में एक्टिवेट हो जाते हैं, पर आधे घंटे से ज्यादा वो लोग नहीं लड़ सकते। ऐसे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इससे ज्यादा ताकतवर सुपर ह्यूमन बनाने थे, इससे भी ज्यादा नेक्स्ट और एडवांस्ड जनरेशन के, जो एक बार एक्टिवेट होने के बाद कम से कम कुछ घंटे तक लगातार लड़ सके और ज्यादा जल्दी कमजोर ना पड़े। एक बार सुपर ह्यूमन लड़ने के बाद जैसे ही डीएक्टिवेटेड होता है तो उसमें ताकत इतनी नहीं बचती कि वो 5 साल के बच्चे से भी लड़ सके। इन ह्यूमन की बॉडी में जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है वो काफी हाई पावर का होता है, पर कुछ देर काम करने के बाद कमजोर पड़ जाता है। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के पास मास प्रोडक्शन है, और जहां पर हमारी लेबोरेटरी लगी हुई है वहां आसपास के लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। 2 वक्त का खाना खाने के लिए और कुछ पैसों के लिए वो खुद को बेचने से पहले भी बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जब चाहें तब उन लोगों को पैसे देकर खरीद सकते हैं। हमें सिर्फ ड्रग उन लोगों की बॉडी में इंजेक्ट करना है और वो हमारे गुलाम बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमारे सुपर ह्यूमन की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है। कार्तिक के टर्मिनेटर भी इन सुपर ह्यूमन को रोक नहीं सकते हैं। इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। कार्तिक जिसे अपना ट्रम्प कार्ड समझ रहा था वो तो उसकी कमजोरी निकलेगी और हमारा ट्रम्प कार्ड उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। कार्तिक भतीजा है हमारा, पर उसे नहीं पता कि उससे ज्यादा दुनिया हमने देखी है। चाचा हमेशा चाचा ही रहेगा और भतीजा भतीजा रहेगा। अपनी बात कहकर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें अपनी जीत इस वक्त बहुत मीठी लग रही थी। क्या इनकी जीत को कार्तिक हार में बदल पाएगा? क्या कार्तिक सुपर ह्यूमन की कमजोरी